ओवर टू यू सर। अस्सलाम वालेकुम। मुअज़्ज़ज़ मेंबरान, स्टूडेंट्स और पार्टिसिपेंट्स, मेरा नाम नासिर बशीर है। ऑन बिहाफ ऑफ पिफा फैसला ब्रांच कमेटी, मैं आज के एक इम्पोर्टेंट सेशन में आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन कराम, पिछले कुछ चंद दिनों के अंदर अंदर FBR ने बहुत सारे एसआर जारी किए जो कि बेसिकली ब्रॉडनिंग ऑफ टैक्स बेस और इंटीग्रेशन ऑफ इकोनॉमी की तरफ लेकर जा रहे हैं। इन आने वाली तमाम तब्दीलियों को मद्देनज़र रखते हुए फैसलाबाद ब्रांच कमेटी ने एक बार फिर अपनी रवायत को बरकरार रखते हुए कोशिश की है कि अपने तमाम मेंबर्स को, स्टूडेंट्स को और प्रैक्टिसिंग अकाउंटेंट्स को और तमाम टैक्स फ्रेटर्निटी को इस बारे में अपडेट किया जाए। ख़ास तौर पे जो SROs इस वक्त ज़्यादातर लाइमलाइट में है, जिनमें स्वैप टूल्स हैं, SRO 419, SRO 457 जिसका आजकल ज़्यादा शोर है, जो कि ताजिर दोस्त स्कीम को इंट्रोड्यूस कर रहा है, या फिर 428 जो कि इंटीग्रेशन ऑफ बिजनेस है, या सेल्स टैक्स में 350 SRO जिसने सेल्स टैक्स रूल्स को बहुत ज़्यादा अमेंड किया है। इस सिलसिले में हमने अपने लर्नर स्पीकर इमरान मुनीर साहब को दावत दी है, जो कि हमें आगाह करेंगे इन तमाम होने वाली तब्दीलियों के बारे में। मैं थोड़ा सा फॉर्मेट डिफाइन कर दूं। पहले इमरान मुनीर साहब जो हैं हमें इन तमाम जो चेंजेस लाई गई हैं इनके बारे में ब्रीफ करेंगे। उसके बाद इंशाल्लाह एक पैनल डिस्कशन होगी जिसमें हमारे इमरान मुनीर साहब तो डेफिनेटली होंगे। उसके साथ साथ अब्दुल सलाम साहब होंगे। हमारे साथ खुरम शहजाद साहब हैं जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है। साथ में एहतशाम सुलेमान जाहिद साहब होंगे एज अ पैनलिस्ट। तो फॉर्मल आगाज से पहले मैं अली अफजल रिक्वेस्ट करता हूँ काइंडली फ्रॉम अ फ्यू वर्सेस फॉर फ्रॉम होली कुरान। प्लीज अली अफजल। जी वेलकम बैक डियर पार्टिसिपेंट्स। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। सबसे पहले मैं अपने जो लर्नर स्पीकर हैं उनको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। मिस्टर इमरान मुनीर फेलो मेंबर हैं पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस अकाउंटेंट्स के। साथ में पंजाब बार काउंसिल के मेंबर हैं एंड एडवोकेट हैं, और फैसलाबाद टैक्स बार काउंसिल के जनरल सेक्रेटरी भी हैं। इसके साथ साथ 20 साल से ज़्यादा टैक्स प्रैक्टिस का एक्सपीरियंस भी रखते हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आज अपने इल्म से और अपने एक्सपीरियंस से हम लोगों को लाजमी तौर पर एंटरटेन करेंगे और आने वाली तमाम तब्दीलियों का अहाता करेंगे। जी इमरान साहब, ओवर टू यू। जी बहुत शुक्रिया नासिर साहब।
थैंक यू, आपने बड़ा डिटेल्ड इंट्रोडक्शन करवा दिया जी। एफबीआर ने पिछले 1-1.5 माह के अंदर जी काफ़ी मेजर किस्म की चेंजेस की हैं, जिसको आप ब्रॉडनिंग ऑफ टैक्स बेस का नाम दे सकते हैं, डिजिटलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी का नाम दे सकते हैं, या आप ये कह सकते हैं कि एफबीआर जो टैक्स कलेक्शन का मैकेनिज्म है उसको स्मार्टली मॉनिटर करने की तरफ ये जो इकदाम हैं वो उठा रहा है। अच्छा, ये इतनी तेजी से ऊपर नीचे चेंजेस आई हैं कि हमें इनका अहाता करने के लिए आज 3-4 टॉपिक इकट्ठे करने पड़े हैं। पिफा फैसलाबाद ब्रांच काउंसिल ने डिजिटल इनवॉइसिंग पे एक वेबिनार अभी रिसेंटली किया था, उसको भी हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। इसके साथ ही उसके साथ जो इन्होंने इनकम टैक्स लॉज में कुछ अमेंडमेंट्स की हैं, जिसमें ताजिर दोस्त स्कीम बड़ी कॉमनली हर्ड नेम है, जो लोगों ने बड़ा सुना है आजकल, उसको हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद सेल्स टैक्स में एक बहुत मेजर चेंजेस आई थी, एसआरओ 350, जो कि मार्च के शुरू में आया था। उसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं लोगों के, उसको हम एड्रेस करेंगे। फिर स्वैप के हवाले से इन्होंने दिया है, जो एफबीआर का ऑनलाइन इंटीग्रेशन सिस्टम है, उसके हवाले से काफ़ी सारी चेंजेस हैं, उनको डिस्कस करेंगे। तो ये छोटा सा एक इंट्रोडक्शन है कि हमारा आज का जो टॉपिक है वो किन किन मौजूआत को कवर करने जा रहा है। इसमें पहले सेशन में यकीनन हम इस जो तब्दीलियां आई हैं कानून में उनको डिस्कस करेंगे, और फिर उसके बाद हम पैनल डिस्कशन में क्वेश्चन एंड आंसर करेंगे। तो मैं इसमें स्क्रीन शेयर करता हूँ जी अभी आपके साथ। जी आई होप स्क्रीन क्लियर है जी। अली ज़रा कंफर्म कर दीजिए। जी सर, जी विजिबल। जी इमरान साहब क्लियर है, बिल्कुल ओके विजिबल है। ओके जी, लेट्स स्टार्ट विद इट। एफबीआर लेटेस्ट रूल्स जो है 2024 में, इसके ऊपर आज हम डिस्कशन टॉपिक्स, मैंने जैसे आपको बताया सेल्स टैक्स रूल्स में एसआरओ 350 है। डिजिटल इनवॉइसिंग जिसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, एसआरओ 28 था। ऑनलाइन बिजनेस इंटीग्रेशन इनकम टैक्स कवानीन में जो तब्दीली आई है 428 के तहत। फिर ताजर दोस्त स्कीम का ड्राफ्ट आया था 420 में, जो कि अब 457 में उसका प्रॉपर उसके रूल्स आ गए हैं। उसके बाद स्वैप रूल्स हैं 419। तो ये हमारे मेजर जो हैं टॉपिक्स जिनको हम आज डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड मोस्ट डिस्कस्ड टॉपिक, जो कि हॉट टॉपिक ऑफ द डे भी है, एसआरओ 350 सेल्स टैक्स में जो अमेंडमेंट आई। एसआरओ 350 जी सेल्स टैक्स की जो अमेंडमेंट है, जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे भी आपके सामने आ गया है। एफबीआर ने सेल्स टैक्स रूल 2006 उसमें तब्दीली की है। 3 मेजर इसके अंदर जो सेगमेंट्स हैं जो कि जिनको एड्रेस किया गया, जो कि आप इस पेज के नीचे देख सकते हैं। पर्सन्स टू होम इट अप्लाई, ये सोल प्रोप्राइटर हैं, एओपीज हैं, सिंगल मेंबर कम, और ये वो तमाम नॉन मैन्युफैक्चरर्स हैं। यानी मैन्युफैक्चरर अगर सोल प्रोप्राइटर, एओपी और सिंगल मेंबर भी है तो उस पर ये रूल्स एप्लीकेबल नहीं है। तो ये रूल्स सिर्फ इन 3 लोगों पे एप्लीकेबल। इसके अंदर किया क्या है, स्टार्ट मेजर जो चीज़ है वो रजिस्ट्रेशन है। रजिस्ट्रेशन को इन्होंने कंडीशनल कर दिया एक दफ़ा फिर से, पोस्ट वेरिफिकेशन और प्री वेरिफिकेशन दोनों ऐड कर दिए हैं। अच्छा, प्री वेरिफिकेशन तो पहले भी हुआ करती थी किसी दौर में, कि सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन से पहले आपको प्रेमिसेस की वेरिफिकेशन, लिस्ट ऑफ मशीनरी, अगर मैन्युफैक्चरर है। यहाँ पे जो कि मैन्युफैक्चरर इन्होंने डाला नहीं है, तो वो एक जो लोग पुराने प्रैक्टिशनर है वो जानते हैं। लेकिन रिसेंट कुछ अर्सा से ये ऑनलाइन बड़ा अच्छा सिस्टम हो गया था, जिसमें आप अपने डॉक्यूमेंट्स अटैच करते थे ऑनलाइन और आपको इमीडिएटली सेल्स टैक्स। इमरान मुनीर साहब आपकी आवाज़ नहीं आ रही, जरा प्लीज़ चेक कीजिएगा। जी नाज़रीन, हमारे लर्नर स्पीकर जो हैं उनकी गालबन कोई टेक्निकल इशू आ गया है, तो हमें शॉर्टली ज्वाइन कर लेते हैं। प्लीज़ होल्ड कीजिएगा। सर रीज्वाइन कर रहे हैं, मेरी बात हुई है, करें मैं थोड़ी देर में रीज्वाइन कर रहा हूँ, डिस्कनेक्ट हुए हैं।
जी ठीक है अली, हम उनका वेट करते हैं। अपोलॉजीज जी, आई होप आई एम बैक। यहाँ पे कुछ पाकिस्तान में लाइट का मसला हुआ है जी, लाइट एक दफा ब्लिंक हुई है तो उससे वो रीसेट हो गया सारा। अली, इफ आई एम क्लियरली ऑडिबल प्लीज बता दें जरा। Sir, visible and audible. ओके जी, हम यहाँ पे थे जी। पहला पॉइंट हमने डिस्कस किया रजिस्ट्रेशन के हवाले से कि रजिस्ट्रेशन का प्रोसीजर जो तब्दील किया गया है, अब इसको प्री वेरिफिकेशन से मशरूत कर दिया गया है सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन को, और इसकी पोस्ट वेरिफिकेशन भी इसके अंदर डाल दी गई है। तो ये इसके बाद आगे आप देखें तो नेक्स्ट जो इशू है ये इनपुट टैक्स एडजस्टमेंट है। अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें बेसिकली इन्होंने किया क्या है कि पहले आपका जो सप्लायर था वो NHSC सबमिट करता था, आप इनवॉइस क्लेम करते थे, अपनी रिटर्न सबमिट कर देते थे, और वो अगर उसकी रिटर्न लेट भी होती थी तब भी आपको उसका इम्पैक्ट नहीं आता था जब तक कि वो नेक्स्ट मंथ में ना चला जाता 10 तारीख तक अगले महीने की। अभी इसमें इन्होंने ये कर दिया है कि विद इन द सेम मंथ अगर आपका सप्लायर अपनी रिटर्न सबमिट नहीं करेगा तो आपकी जो इनवॉइसेज हैं वो डिलीट हो जाएंगी सिस्टम से। दैट मीन्स कि वो जो टैक्स आपने इनपुट में क्लेम किया है यू हैव टू डिपॉजिट इट। अब इसका क्या तरीकाकार होगा कि आप उसको अगर वो दोबारा सबमिट कर देता है और बाद में दोबारा आ भी जाती हैं तो वो मेरा ख्याल है फिर आप नेक्स्ट मंथ में उसको क्लेम कर पाएंगे और उस महीने में आपको ये टैक्स जमा करवाना पड़ेगा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट और सेंसिटिव सी चीज है कि अब आपको ये भी देखना पड़ेगा कि आपके जो सप्लायर्स हैं, क्योंकि ये बड़ी प्रैक्टिस है पाकिस्तान में, बहुत सारे लोग हैं जो रिटर्न लेट फाइल करते हैं। तो जब रिटर्न लेट फाइल करेंगे तो और आपने उनका इनपुट क्रेडिट ले लिया हुआ है तो वो आपके सिस्टम में से निकल जाएंगी इनवॉइसेस अगर वो 30th ऑफ द सेम मंथ यानी मंथ एंड तक वो भाई अपनी रिटर्न फाइल नहीं करता। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट इस SRO में अमेंडमेंट है। देन द मोस्ट डिस्कस टॉपिक जी, जो हमारे प्रैक्टिशनर लोग हैं वो इस सवाल का मेरा ख्याल है डेली सामना करते हैं। बैलेंस शीट इन्होंने मैंडेटरी कर दी है जी इसके, कि आपको बैलेंस शीट अपनी जो है वो सबमिट करनी है अपनी इनपुट टैक्स एडजस्टमेंट के लिए भी, रिफंड के लिए भी, और सेल्स टैक्स रिटर्न के लिए, बल्कि मैं तो कहूँगा सेल्स टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए ही बैलेंस शीट मैंडेटरी कर दी है। और इसका टाइम पीरियड जो इन्होंने दिया था वो विद इन 30 डेज दिया था। ये SRO 7 मार्च को आया है तो इसका मतलब है 30 डेज जो हमारे 6 अप्रैल को पूरे हो रहे हैं। अब इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आ रहा है वो ये आ रहा है कि जी इसका कोई मैकेनिज्म तो दिया नहीं है FBR ने, ये बैलेंस शीट हमने कहाँ देनी है। तो ये क्वेश्चन हम पैनल डिस्कशन में भी ले जाएंगे। मेरा पर्सनल ओपिनियन इसके बारे में ये है कि जो आपने अपनी एनुअल लास्ट ईयर की टैक्स रिटर्न में बैलेंस शीट दी थी वही आपकी बेस बननी चाहिए, क्योंकि अगर कोई और मैकेनिज्म होता तो वो दे देते। तो बैलेंस शीट फाइल करना तो आपकी इनकम टैक्स रिटर्न में मैंडेटरी है ही, काफी अरसे से अब सब लोग दे ही रहे हैं, बहुत से लोग उसको जीरो जीरो करके दे देते हैं। तो प्रोबेबली, ये मेरी अपनी थिंकिंग है, अभी डिस्कशन में आएंगे तो बाकी दोस्त भी इस पे राय दे देंगे कि ये हो सकता है कि वो जो इनकम टैक्स रिटर्न में हम बैलेंस शीट देते हैं वही यहाँ पे कंसिडर कर ली जाए। नेक्स्ट पॉइंट अनदर वेरी इंपॉर्टेंट जी, 5 टाइम्स जो आपका कैपिटल है उससे ज्यादा अगर आप सेल करना चाहते हैं तो यू हैव टू सीक अप्रूवल फ्रॉम कमिश्नर। यानी आप अपनी जो कैपिटल आपने डिक्लेयर किया हुआ है उसके 5 गुना से ज्यादा सेल करना चाहते हैं तो आपको कमिश्नर की अप्रूवल लेनी पड़ेगी। अच्छा, इसमें बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन आ जाएगा जी हमारे पास तो फाइनेंसिंग है, बैंक है, सप्लायर्स का बैलेंस है, क्रेडिट है, तो ये चीज़ें सारी बैलेंस शीट में कवर अप हो जाएंगी। लेकिन इसमें जो मेन इशू है वो ये है कि इसमें बार की तरफ से मुख्तलिफ लोगों ने, मुख्तलिफ टैक्स बार एसोसिएशन ने वैसे क्लैरिफिकेशन के लिए भी लिखा है FBR को कि आप कैपिटल की शर्त को थोड़ा सा करें रिकंसिडर, और इसमें जो हमारा क्रेडिट हमारे पास मौजूद है, जो फाइनेंसिंग मौजूद है, या मार्केट का जो पैसा जिसको आप बोलते हैं जो आपके पेएबल्स होते हैं, वो भी तो आपके पास इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल ही होता है ना एक तरह का। तो ये देखते हैं इसमें शायद कोई थोड़ी बहुत चेंजेस भी आ जाएं। बट एट प्रेजेंट इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास 10 लाख का कैपिटल है तो आप 50 लाख तक सेल कर सकते हैं। 50 लाख से ऊपर सेल करने के लिए आपको कमिश्नर की प्रायर अप्रूवल चाहिए होगी। ऐसा नहीं है कि उन्होंने सेल रोक दी है, लेकिन उन्होंने उसको मशरूत कर दिया है कमिश्नर की अप्रूवल के साथ। तो डेबिट क्रेडिट नोट जो है जी ये बिल्कुल ही अप्रूवल पे ले गए, कमिश्नर की अप्रूवल से आप करेंगे। फिर सेल्स टैक्स विद हेल्ड, सेल टैक्स विद हेल्ड भी प्रोपोर्शनेट टू सेल है जी, ये आप उसी जिस महीने में आपने जितनी सेल की और उसका जो विद हेल्ड हुआ है वही आप उतना ही उसके अगेंस्ट एडजस्ट कर सकेंगे। पहले तो ये होता था ना कि खास तौर पे जो गवर्नमेंट इदारों के सप्लायर्स हैं उनका वो एक्यूमुलेट हुआ रहता था, वो जब उनका दिल करता था उठा लेते थे।
तो ये थोड़ा सा इसमें भी सिस्टम में तब्दीली आई है। ये सेल्स टैक्स की हद तक जो बड़ी मेजर एक चेंज है, जिसमें आपकी सेल्स टैक्स रिटर्न को ऑल टुगेदर चेंज कर दिया गया। इनपुट क्रेडिट का जो तरीकाकार है उसमें काफी मेजर तब्दीली की गई है। लिमिट लगा दी गई है कैपिटल के साथ, बैलेंस शीट देना मैंडेटरी कर दी गई है, रजिस्ट्रेशन में तब्दीली की गई है, क्रेडिट नोट वगैरह वाला सिलसिला चेंज कर दिया गया है। ये बेसिकली SRO 350 जो सेल्स टैक्स का है इसमें मेजर तब्दीली थी। नेक्स्ट ही हम आते हैं हमारा डिजिटल इनवॉइसिंग। ये भी सेल्स टैक्स के हवाले से ही एक चेंज आई है रिसेंटली। हमने इस पे वैसे वेबिनार एक कर चुके हैं। ब्रीफ इसका मैं दोबारा दे देता हूँ ताकि जो लोग पिछले वेबिनार में शामिल नहीं थे, वैसे उसकी रिकॉर्डिंग हमारे पिप्फा के फेसबुक पेज पे भी मौजूद है। और अगर कोई पूछना चाहे तो ऑफिस कॉल करके तो उसकी डिटेल भी चेक कर सकते हैं कि वो कहाँ से पूरा वेबिनार अटेंड कर सकते हैं दोबारा से। सेल टैक्स रूल 2006 में तब्दीली आई थी कि इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइसिंग मैंडेटरी की गई है। किन को? ऑल इंपोर्टर्स एंड मैन्युफैक्चरर्स ऑफ एफएमसीजी, ऑल होलसेलर्स इंक्लूडिंग डीलर डिस्ट्रीब्यूटर्स ऑफ एफएमसीजी, होलसेलर कम रिटेलर engaged in bulk import and supply of FMCG on wholesale base to retailer। अच्छा, यानी इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप गौर करें तो फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स एफएमसीजी जो कि डिफाइंड है लॉ में, उसके जो तमाम के तमाम लोग जो एफएमसीजी को डील करते हैं, वो तमाम के तमाम अब मैंडेटरी उन पे होगा कि वो डिजिटल इनवॉइसिंग का मैकेनिज्म इंस्टॉल करें। अच्छा, ये मैकेनिज्म कैसे है? ये मैकेनिज्म हम ब्रीफ इसका दोबारा बता देते हैं कि ये मैकेनिज्म ऐसे होगा कि आप अपना डाटा जनरेट करेंगे अपने सिस्टम से। वो सिस्टम आपका इंटीग्रेट होगा एफबीआर के साथ। तो आपकी इनवॉइस का डाटा जाएगा एफबीआर के पोर्टल पे और वहां से दोबारा वो वापस आएगा बारकोड लग के। यानी इसको आप इस तरह समझ लें कि जो सेल्स टैक्स इनवॉइस नंबर आप जनरेट करते थे, वो अब सिस्टमेटिक जनरेट होगा एफबीआर के साथ। और उसको इन्होंने पीरियोडिकली अपडेट करना है अपने पोर्टल पे। यानी कि जो आपकी रिटर्न में आएगा वो रियल टाइम नहीं आएगा, वो पीरियोडिकली आएगा। ये बेसिकली समहाउ मिलता जुलती चीजें ही हैं। ये पीओएस में जो लोग रहे हैं उनको तो पता है कि पॉइंट ऑफ सेल इंटीग्रेशन में क्या होता था। तो ये थोड़ा सा इसमें एक डिफरेंस ये है कि एक तो पीरियोडिक अपडेट होगा, दूसरा इसमें जो नंबर जिस पीओएस में भी आप जानते हैं कि वो इनका फिजिकल नंबर जनरेट होता है एफपीआर के पोर्टल से। तो यहाँ पे भी डाटा आपका एक तरफ एक दफा जाएगा और फिर वो दोबारा आपको वापस आएगा, तो आप उसका प्रिंट लेके या उसको जैसे भी सॉफ्ट डाटा की शक्ल में अपने सप्लायर को भेज बायर को भेजना चाहते हैं तो आप भेज सकते हैं। तो ये बेसिकली डिजिटल इनवॉइसिंग की जो चेंज आई है सेल्स टैक्स रूल 2006 में, उसकी एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन है। क्योंकि इसको पहले डिस्कस कर चुके हैं, तो उस पर अगर क्वेश्चन आएंगे तो हम फिर पैनल डिस्कशन में क्वेश्चन ले लेंगे। ब्रीफ इसका ऑलरेडी मौजूद है। अब आते हैं जी इनकम टैक्स की तरफ। इनकम टैक्स में ये तकरीबन उसी से मिलती जुलती चीज़ है जो हमने अभी डिस्कस की हैं बातें। डिजिटलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी की बात हम करते चले आ रहे हैं। SRO 428 है जी। इसमें 14 बिजनेसेस हैं जिनको इन्होंने इंटीग्रेट करने का कहा है एफबीआर के साथ। ये 14 बिजनेस कैसे इंटीग्रेट होंगे जी? ये इसमें अगर आप नीचे देखें डिटेल्ड मेंशन है। रेस्टोरेंट्स हैं, इसमें एयर कंडीशनर की लिमिट है कि जहाँ पे रेस्टोरेंट में एयर कंडीशनर है वो तमाम के तमाम रेस्टोरेंट जो एयर कंडीशनर रेस्टोरेंट हैं वो तमाम इसमें रजिस्टर्ड होंगे। होटल मोटल गेस्ट हाउसेज, यहाँ भी एसी की लिमिट ही है। इंटरसिटी ट्रैवल है, जैसे ये आपके बसेज वगैरह हैं, तो इनको सबको रजिस्टर करवाना है उन्होंने। कोरियर सर्विस एंड कार्गो सर्विस तमाम के तमाम है। सर्विस प्रोवाइडर्स ऑफ पर्सनल केयर जिसमें ब्यूटी पार्लर क्लिनिक स्लिमिंग क्लिनिक्स मसाज सेंटर पेडिक्योर सेंटर वगैरह हैं, ये तमाम के तमाम रजिस्टर्ड होंगे। इसमें भी कंडीशन एयर कंडीशनर की है कि यहाँ पे अगर एयर कंडीशनर लगा हुआ है तो फिर आप ये इसको इंटीग्रेट करेंगे एफबीआर के साथ ऑनलाइन। नेक्स्ट अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग है जी, ये इस पे हम डिस्कस करते हैं कि ये कौन लोग हैं जो तमाम के तमाम क्लिनिक्स डॉक्टर, इसमें आप देखें इन्होंने डेंटिस्ट फिजियोथेरापिस्ट प्लास्टिक सर्जन हेयर इम्प्लांट सर्जन वेटरनरी सबको इसमें शामिल कर दिया। नीचे पैथोलॉजिकल लैब मेडिकल डायग्नोस्टिक लैब एक्सरे सीटी स्कैन एमआर प्राइवेट हॉस्पिटल मेडिकल केयर सेंटर एवरीथिंग, तमाम के तमाम कंडीशन वही है जहाँ पे एयर कंडीशनर लगा हुआ है। तो ये तमाम के तमाम जो हैं वो रजिस्टर्ड होंगे। हेल्थ क्लब्स हैं नीचे उसके, आप देखें जिम है फिजिकल फिटनेस सेंटर, ये क्लब इसमें तमाम आ जाएंगे बाई नेम मेंशन है। इस्लामाबाद क्लब है, चनाब क्लब फैसलाबाद है, कराची जिम खाना है, रॉयल पाम लाहौर है, पोलो क्लब है। ऑपरेटेड बाय सिविलियन और नॉन सिविलियन दोनों इसमें शामिल हैं जी। तो ये तमाम के तमाम भी अपने जो फी चार्ज करते हैं, जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं, उसका जो भी बिल जनरेट करेंगे वो रियल टाइम एफबीआर के साथ इंटीग्रेट करने के पाबंद होंगे। नेक्स्ट इसमें आप देखिए फोटोग्राफर्स हैं वीडियोग्राफर्स इवेंट मैनेजर हैं, इनमें लिमिट है
50,000 से ऊपर की। अगर 50,000 से कम का वो बिल करते हैं तो फिर वो उन पे मैंडेटरी नहीं है इंटीग्रेशन, लेकिन अगर वो 50,000 से ऊपर जाते हैं तो फिर उन पे मैंडेटरी है। ये हमारे पैनलिस्ट हैं अब्दुल सलाम साहब, उनका फेवरेट है जी सेक्शन, जिसमें चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और कॉस्ट अकाउंटेंट्स इन दोनों को भी मैंडेटरी कर दिया गया है कि वो भी अपने आप को इंटीग्रेट करवाएं एफपीआर के साथ। देन कम्स जी रिटेलर्स, मैन्युफैक्चरर कम रिटेलर, होलसेल कम रिटेलर, इंपोर्टर और such other person who combine the activity of retail sale with another business activity, तो ये लोग इसके अंदर शामिल होंगे। फॉरेन एक्सचेंज कंपनीज को इसके अंदर शामिल कर दिया गया है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट वन, प्राइवेट स्कूल, स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट्स, वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर्स, ये तमाम के तमाम इन पे मैंडेटरी कर दिया गया। ये एक बड़ा सेगमेंट है। जैसे डॉक्टर्स को मैंने डिस्कस किया था ना कि वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट सेगमेंट था, क्लिनिक्स और डॉक्टर्स, इसी तरह से ये भी एक बड़ा सेक्टर है, स्कूल। इसमें यूनिवर्सिटीज हैं, प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, कॉलेजेस हैं, तो ये तमाम के तमाम भी लायबल टू बी रजिस्टर्ड हैं, प्रोवाइडेड दैट कि ये पर मंथ जो फी, चाइल्ड फी है, वो 1,000 रुपए से ज्यादा ले, यानी 1,000 रुपए से कम फी लेने वाले स्कूल इसमें शामिल नहीं होंगे। वो वैसे ही बहुत कम रह जाएंगे। मोस्ट ऑफ द जो स्कूल हैं उनकी फीसें आजकल आप जानते ही हैं, वो 1,000 रुपए से तो ज्यादा ही हैं। तो ये तमाम के तमाम लोग भी अब बाउंड टू बी रजिस्टर्ड विद एफपीआर, इंटीग्रेट करवाएंगे अपने आप को, ऑनलाइन सॉफ्टवेयर लगाएंगे। अच्छा, इसके अंदर इसका प्रोसीजर भी मेंशन्ड है। इस एसआरओ को अगर आप स्टडी करेंगे तो उन्होंने पूरा तरीकाकार बताया है कि किस तरह से सॉफ्टवेयर लगाएंगे। बल्कि इसके अंदर एक और एडिशनल चीज भी दी है कि अगर किसी के पास ऑलरेडी पीओएस चल रहा है तो वो उसको भी यूज कर सकता है और आगे भी मतलब उसको यूज किया जा सकता है। तो ये एक पूरा डिटेल्ड मैकेनिज्म, इसका जो टेक्निकल साइड वाला है कि आपने सॉफ्टवेयर किस तरह लगाना है, उनके जो अप्रूव्ड वेंडर जिसको हम पहले बोलते थे जो अब आएंगे, वो किस तरह से आएंगे और कैसे करेंगे, उसकी लिस्ट पब्लिश की जा चुकी है एफबीआर की वेबसाइट पे। उन लोगों से आप अपना ये जो सिस्टम है वो इंस्टॉल करवा सकते हैं और एफबीआर के साथ इंटीग्रेट करवा सकते हैं। ये 14 सेक्टर्स हैं जी टोटल, जिनको एसआरओ 428 ने इंटीग्रेशन में लेके आए। नेक्स्ट है जी अनदर इम्पोर्टेंट टॉपिक। आज सारे ही टॉपिक बड़े अहम है जी, आज तो मतलब वेबिनार ही बड़ा मजे का जा रहा है। ताजर दो स्कीम 99B इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का सेक्शन है, उसमें अमेंडमेंट है जी। ड्राफ्ट इसका आया था 420 में, जिसको अब इन्होंने वेट कर दिया है 457 में। स्कोप स्कीम का क्या है? स्कोप स्कीम का ये है बेसिकली, देखिए हम हमेशा कहते हैं कि छोटा ताजिर, छोटा दुकानदार, बाजारों वाला, मार्केट्स वाला, वो उनका अच्छा खासा वॉल्यूम है, वो लोग रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते, एनटीएन नहीं बनवाते, टैक्स नहीं देते। गवर्नमेंट ने एक बड़ा आसान और इजी सा सोल्यूशन उनको दिया है। सख्ती भी है, मैंडेटरी भी है, टाइम पीरियड भी है, वो हम डिस्कस करते हैं कैसे है। शॉपकीपर, ट्रेडर, फिक्स्ड प्लेस पे जो काम कर रहा है, यानी इसका मतलब ये है कि जो छाबड़ी वाले लोग होंगे वो इसके अंदर शामिल नहीं होंगे। इसके अंदर कौन लोग शामिल हैं? जो फिक्स्ड प्लेस ऑफ बिजनेस, यानी शॉप है, स्टोर है, वेयर हाउस है, ऑफिस है, और एनी फिक्स्ड फिजिकल प्लेस जो है लोकेटेड विद इन टेरिटोरियल सिविल लिमिट्स एंड इंक्लूडिंग कैंटोनमेंट्स। ये अभी इन्होंने स्टार्ट में 6 शहरों को इसमें किया जी इंक्लूड: कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, क्वेटा एंड पिशावर। फर्दर इसमें कल को मजीद एडिशन भी हो सकती है। इफेक्टिव डेट इसकी जो है वो 1 अप्रैल से 30 अप्रैल है। इस महीने के अंदर अंदर आपने रजिस्ट्रेशन करवानी है। और ये स्कीम किस पे नहीं अप्लाई करेगी? ये स्टार्ट ऑब्वियसली होगी फाइनेंशियल ईयर से, 1 जुलाई 2024 से स्टार्ट हो जाएगा। जो इसमें टैक्स लगेगा वो भी हम आगे डिस्कस करते हैं कि इन पे टैक्स किस तरह से लगाया जाएगा और वो किस तरह से, उसकी पेमेंट का मैकेनिज्म क्या है, वो हम आगे डिस्कस करते हैं। इंपॉर्टेंट थिंग इज कि ये स्कीम जो है ये 1 जुलाई 2024 से एप्लीकेबल है। दैट मीन्स के क्योंकि इसमें मंथली पेमेंट ऑफ टैक्स है तो 15 जुलाई से ही टैक्स पेमेंट शुरू हो जाएगी। ये स्कीम किन पे नहीं एप्लीकेबल? अ कंपनी, नेशनल और इंटरनेशनल चेन स्टोर ऑपरेटिंग इन मोर देन वन सिटी और एनी पर्सन स्पेसिफिकली स्पेसिफाइड बाय एफबीआर। अगर कोई एक्सक्लूजन एफबीआर खुद दे देता है तो वो इसमें से निकल जाएगी। बाकी तमाम जो शॉपकीपर, रिटेलर, ट्रेडर जो हैं वो इसमें सारे के सारे लोग आ जाएंगे। इंपॉर्टेंस इसमें क्या है कि फिजिकल प्लेस, मैंने हाईलाइट भी किया है नीचे, जो फिजिकल प्लेस पे एग्जिस्ट कर रहे हैं, यानी जो छाबड़ी वाले हैं, जो मूविंग टाइप के छोटे छोटे काम करते हैं, किसी मूविंग व्हीकल में बैठ के कर रहे हैं, वो लोग इसमें शामिल नहीं होंगे। अब हम इसकी डिटेल को देखते हैं कि इसमें है क्या क्या। स्टार्ट में जी इन्होंने इसमें डेफिनेशंस बताई हैं, क्योंकि इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आनी है आगे। ये जब स्कीम चलेगी तो तब लोगों को पता चलेगा कि जो रेंटेड प्रॉपर्टीज हैं, जो शॉप्स हैं जो जिनकी हैं, उनके रेंट का क्या सिस्टम बनेगा। क्योंकि एक बंदा काम कर रहा है, वो उसका रेंट पे कर रहा है और अपने एक्सपेंस में क्लेम कर रहा है, तो जो रेंट ले रहा है वो आया उसका रेंट पे टैक्स दे रहा है या नहीं, वो भी एक इसके अंदर चीज़ शामिल होगी।
तो इन्होंने एनुअल रेंटल वैल्यू को डिटरमाइन कर दिया है कानून के अंदर ही, जो कि 10% ऑफ फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ बिजनेस प्रेमिसेस होगी। यानी अब आप ऐसा नहीं कर सकेंगे कि किसी भी दुकान का किराया अपनी मर्जी से कुछ भी वैल्यू उन्होंने मुतय्यन कर दी है कि अब 10% ऑफ फेयर मार्केट वैल्यू बिजनेस प्रेमिसेस की कम से कम एनुअल रेंटल वैल्यू होगी। एनुअल है ये। बिजनेस प्रेमिसेस जैसे मैंने अभी बताया फिक्स प्लेस है, वही इन्होंने इसमें डिटेल से मेंशन कर दिया डेफिनेशन में। स्टोर, वेयर हाउस, एनी अदर प्लेस बिजनेस से कनेक्टेड ऑफिस है, या अगर आप घर में भी कोई काम कर रहे हैं तो घर भी आपका बिजनेस प्लेस बन जाएगा, बिकॉज दैट इज अ फिजिकल प्लेस। फिर इसके बाद इंडिकेटिव इनकम है जी, अमाउंट कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ एनुअल रेंटल वैल्यू इन अकॉर्डेंस विद फार्मूला एज मे बी प्रेस्क्राइब। तो ये कुछ इसमें हो सकता है कि रेंटल में फर्दर कोई मतलब ऐड कर दें, फार्मूला दे दें और वो प्रेस्क्राइब करेंगे, वो कह रहे हैं कि हम मेनली तो उन्होंने ऊपर आपको बता दिया। फेयर मार्केट वैल्यू को भी डिफाइन कर दिया कि अमाउंट कैलकुलेटेड एज पर वैल्यूएशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी नोटिफाइड बाय एफबीआर। एफबीआर जो नोटिफाई करता है, इनकी वेबसाइट पे वो शीट्स अवेलेबल हैं जिसमें एरिया वाइज वैल्यूएशन मौजूद है, तो उस हिसाब से आप देख सकते हैं। और इसमें अगर वेयर सच वैल्यूएशन इज नॉट नोटिफाइड देन द वैल्यू फिक्स्ड बाय डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर रेवेन्यू और प्रोविंशियल और एनी अदर अथॉरिटी टू फिक्स सच वैल्यू फॉर द पर्पज ऑफ स्टैम्प ड्यूटी। तो ये जिसको मेरा ख्याल है डीसी रेट वगैरह बोलते हैं, वो अगर जहाँ पे एफबीआर रेट नहीं होगा तो वहां पर वो वैल्यू मुतय्यन की जाएगी। नेशनल बिजनेस रजिस्ट्री, चूंकि इसकी रजिस्ट्री जहाँ पे आपने रजिस्ट्रेशन का वर्ड आएगा जहाँ पे, वहां पे ये लिखा हुआ है कि इसकी नेशनल बिजनेस रजिस्ट्री में रजिस्ट्रेशन होगी, तो उसको उन्होंने डिफाइन किया है सेंट्रल रिपोजिटरी डेटाबेस फॉर ट्रेडर्स एंड शॉपकीपर विच इज एक्सेस्ड थ्रू ताजे दोस्त मॉडल ऑफ टैक्स आसान ऐप और एफबीआर पोर्टल फॉर द पर्पस ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स। अच्छा, ये चूंकि पूरा एक मैकेनिज्म डिफरेंट है, ये हम आगे आगे जाके भी एक्सप्लेन करते हैं कि इसका मैकेनिज्म है क्या जो टैक्स पेमेंट का है। चूंकि ये एक नई चीज आ रही है, इनकम टैक्स में मंथली टैक्स का कॉन्सेप्ट पहली दफा आया है। एडवांस टैक्स भी क्वार्टरली होता था 147 का, जो लोग प्रैक्टिस में वो जानते हैं। तो ये मंथली का कॉन्सेप्ट है, तो इसको हम आगे जाके एक्सप्लेन करते हैं कि इसकी पेमेंट का मैकेनिज्म किस तरह से होगा। पर्सन इसमें जो है ट्रेडर एंड शॉपकीपर हैं जो इस स्कीम में आएंगे। शॉपकीपर में उन्होंने बता दिया है होलसेलर, डीलर, रिटेलर, मैन्युफैक्चरर कम रिटेलर, इंपोर्टर कम रिटेलर, और सच पर्सन हु कंबाइंस द एक्टिविटी ऑफ रिटेल एंड होलसेल विद एनी बिजनेस एक्टिविटी और पर्सन इन सप्लाई चेन ऑफ गुड्स। तो ये तमाम के तमाम लोग जो इसकी शॉपकीपर की डेफिनेशन में शामिल होंगे। ये जी जो इसका प्रोविजन है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस की एप्लीकेबल जो स्कीम पे आएगी, इसमें क्या होगा, तरीकाकार इसका थोड़ा सा ये बताया गया है। इसमें कौन कौन सी इनकम आप किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, क्यूमुलेट क्या होगी, टैक्स कैसे जमा होगा, उसका थोड़ा सा तरीकाकार है, इसको फर्दर एक्सप्लेन भी कर देते हैं। कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फॉर अ टैक्स ईयर एंड टैक्स पेएबल देयर ऑन। साल की इनकम आप कैलकुलेट करेंगे और जहां पे इनकम नहीं है वहां पे भी इन्होंने एक मिनिमम इनकम का स्लैब दे दिया है, जो कि 1200 रुपया पर एनम है, जो कि आप मंथली बेसिस पे देंगे, यानी 100 रुपया महीना हर वो बंदा देगा, हर वो दुकानदार देगा जिसकी कोई इनकम नहीं भी है। कलेक्शन एंड डिडक्शन ऑफ टैक्स, देखिए डिडक्शन अगर एट सोर्स हो जाती है, क्योंकि ये मिनिमम टैक्स है, तो इसमें अगर कल को आपकी लाइबिलिटी बनती है तो आपकी जो एट सोर्स डिडक्शन हुई है वो उसके अगेंस्ट एडजस्ट हो जाएंगी, जैसे मिनिमम टैक्स होती है। पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स लाइबिलिटी, ये मैंने आपको बता दिया कि ये हर महीने होगी, जैसे 147 में क्वार्टरली था, ये अब मंथली बेस पे टैक्स पेमेंट होगी। 4C एंड 7E इफ लायबल, ये एप्लीकेबल है अगर आप उस सुपर टैक्स की चले जाते हैं कैटेगरी में, आपका प्रॉफिट उतना हो जाता है तो एप्लीकेबल होगा। 7E इन केस ऑफ एसेट वो लगना ही लगना है। मिनिमम टैक्स है। प्रोसीजर ऑफ रिटर्न, असेसमेंट, अपील, कलेक्शन, एडवांस, ये सारे के सारे जो तमाम इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में ऑलरेडी मौजूद है जो लेजिस्लेशन, वो एज इट इज अप्लाई करेगी इस पे। यानी ये जो अपनी रिटर्न फाइल करेंगे, ये कोई सेपरेट रिटर्न नहीं होगी जिसका प्रोसीजर ही डिफरेंट होगा, जिसकी असेसमेंट डिफरेंट होगी, जिसकी अपील डिफरेंट होगी, जिसका एडवांस टैक्स कुछ नया होगा या ऑडिट का कोई और मैकेनिज्म होगा। ये तमाम के तमाम वही चीजें हैं जो कि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में ऑलरेडी डिफाइंड है। रजिस्ट्रेशन मैंने आपको पहले बताया जी, 1 अप्रैल से होगी। एवरी ट्रेडर शॉपकीपर जो है उसको 30 अप्रैल से पहले पहले नेशनल बिजनेस रजिस्ट्री जो हमने ऊपर अभी बयान की उसमें रजिस्टर करवाना पड़ेगा। सेक्शन 181 ही है इसका इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का। आप टैक्स आसान ऐप से जाकर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, या एफबीआर के पोर्टल पे जो IRIS इनका है वहां पे जाकर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, या फिजिकली विजिट करके एफबीआर के फील्ड ऑफिस जो टैक्स हाउसेज हैं हर शहर में, ये क्योंकि अभी 6 शहरों में ये लगा है, तो वहां पे जाके भी आप अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। अगला इसमें यह है कि अगर वो जो बंदा जो लाइबल टू बी रजिस्टर्ड था उसने अपने आप को रजिस्टर नहीं करवाया, तो सेक्शन 182 की प्रोविजन से हिट होंगी, और कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू एम्पावर्ड है कि उसको खुद से रजिस्टर्ड कर दे। तो ये एक इसके अंदर एडिशनल चीज है जी,
कि अगर आप नहीं रजिस्ट्रेशन करवाते अपनी, तो द कमिश्नर इज एम्पावर्ड कि वो आपकी रजिस्ट्रेशन खुद कर दे। पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स, ये थोड़ा डिटेल से डिस्कस करने वाली चीज़ है। जैसे मैंने अभी बताया, इसमें इंसेंटिव क्या है, पेमेंट क्या है, मिनिमम क्या है, ये थोड़ा सा हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। ये 1 जुलाई 2024 से एप्लीकेबल है, और हर वो बंदा जो कि रजिस्टर्ड हो जाएगा वो मंथली एडवांस टैक्स जमा करवाएगा, जो कि मिनिमम टैक्स होगा। और ये मंथली एडवांस टैक्स जो है वो कंप्यूट किया जाएगा जो मैनर एफपीआर बताएगा। लेकिन अगर टैक्स लायबिलिटी आपकी जीरो बनती है, तो आप मिनिमम 1200 रुपये पर एनम, जो कि आप 100 रुपये पर मंथ के हिसाब से देंगे, वो जमा लाजमी करवाएंगे। इसमें आप देखिए एक नीचे लिखा हुआ है, हाउ पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स विल नॉट अप्लाई ऑन इनकम ऑफ द पर्सन हु इज एग्जम्प्ट फ्रॉम टैक्स। क्या, तो ये एक इसमें तो उस पर अप्लाई नहीं करेगा जिसकी इनकम ही एग्जम्प्ट है टैक्स से। फर्दर इसमें जी उन्होंने कहा है कि टैक्स लायबिलिटी, आपकी जो टैक्स पेबल है वो 25% से रिड्यूस हो जाएगा इफ द पर्सन पेज इन लम सम द होल ऑफ द बैलेंस ऑन और बिफोर ड्यू डेट्स ऑफ पेमेंट, या the person who has not filed income tax return filed the income tax return for tax year 2023 before the due date for payment of first monthly installment, जो कि 15 जुलाई है। ये दो इसमें प्रोविजन है, इसमें आपकी टैक्स लायबिलिटी 25% से रिड्यूस हो जाएगी। एडवांस टैक्स शैल बी पेएबल मंथली फ्रॉम 1 जुलाई एंड फर्स्ट पेमेंट विल बी ड्यू ऑन 15 जुलाई। ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। एंड देयर आफ्टर एवरी जो है 15, हर महीने की 15 तारीख को ये उसके बाद से पे किया जाएगा। इसमें नीचे आप देखिए एक मिसाल भी दी गई है उन्होंने। फॉर एग्जांपल, इफ ए शॉपकीपर रजिस्टर्ड हिमसेल्फ ऑन 1 अप्रैल, his advance tax liability is computed at zero, then he shall be eligible to pay minimum tax of 1200 रुपये per annum, and this liability would be divided into 12. Resultantly, he shall liable to pay 100 rupees for the month of July, and it shall be due on 15th July. This shall continue on for the upcoming months such as 15th August, 15th September and so on. तो ये तरीकाकार है जी। ये अब इनकम टैक्स ऐसा है जो कि क्वार्टरली नहीं है, ये एडवांस टैक्स आप मंथली जमा करवाएंगे, जो कि मिनिमम टैक्स होगा। इसकी सेपरेट जो है सीपीआर जनरेट होगी, पीएसआईडी बनेगी, जो ताजिर दोस्त मॉडल एफबीआर के पोर्टल पे और फैसिलिटेशन सेंटर से अवेलेबल है। एफबीआर विद द अप्रूवल फ्रॉम मिनिस्टर इन चार्ज मे अमेंड द स्कीम फ्रॉम टाइम टू टाइम। वैसे जाहिर है अमेंडमेंट तो आती रहती हैं जी, इसमें जो कि सजेशन भी जा रही हैं, टैक्स बार्स की तरफ से भी सजेशन जा रही हैं इसके हवाले से। तो हो सकता है कोई अमेंडमेंट आए, तो वो जो अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस में आएगी या इस सेक्शन में आएगी, वो फिर उसी तरह से एप्लीकेबल होती चली जाएगी। ये थी जी ताजर दो स्कीम। इसके साथ ही एक और इम्पोर्टेंट चीज SRO 419, जिसमें स्वैप रूल्स दिए गए हैं। स्वैप क्या है, सबसे पहले तो आप इसको समझ लें, मैं इसकी डेफिनेशन पहले पढ़ देता हूँ फिर वापस आ जाते हैं। ये अगर देखिए पेज के सेंटर में बड़ी डिटेल से इसकी डेफिनेशन जो लॉ में भी मेंशन्ड है वो मेंशन्ड है। स्वैप्स मींस एफबीआर वेब बेस्ड पोर्टल, एफबीआर का जो वेब बेस्ड पोर्टल है, और एनी कंप्यूटराइज्ड सिस्टम ऑफ द नोटिफाइड स्वैप एजेंट्स, जो कि इंटीग्रेट है एफबीआर के साथ फ्रॉम टाइम टू टाइम फॉर द पर्पस ऑफ प्रोसेसिंग पेमेंट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। यानी टैक्स पेमेंट जो आती है, इसका मतलब ये है कि आप जो अपनी इनवॉइस जनरेट करते हैं, जो हमने अभी डिजिटलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी पे बात की है, उसको करने वाला जो एक मीडियम है, जिस मीडियम पे आप काम करेंगे, दैट इज कॉल्ड बेसिकली स्वैप। तो एफबीआर का जो सिस्टम है, इसमें आप देखें कि स्वैप रूल्स में डिजिटल इनवॉइस को भी डिफाइन किया गया है, जो हमने अभी पहले डिस्कस किया है। तो ये सारी जो तरमीम आई हैं, ये सारी इंटीग्रेटेड हैं जी एक दूसरे के साथ, रेलिवेंट है। ब्रॉडनिंग ऑफ टैक्स बेस ही पर्पज है, डिजिटलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी पर्पज है, डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इकोनॉमी पर्पज है, छोटे दुकानदारों को टैक्स नेट में लाना पर्पज है। तो ये तमाम की तमाम अमेंडमेंट्स जो हैं ये बेसिकली इंटीग्रेट हो रही हैं, और चूंकि ये कानून का हिस्सा बनती जा रही हैं, सेल्स टैक्स के कवानीन जो आए हैं वो सेल्स टैक्स एक्ट का हिस्सा बन जाएंगे, इनकम टैक्स के कवानीन जो आए हैं वो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का हिस्सा बन जाएंगे। तो ये इस तरीके से सिस्टम जो इनका चलेगा। डिजिटल इनवॉइस उन्होंने बताया जी, मीन द इनवॉइस जनरेटेड फ्रॉम एफबीआर वेब बेस्ड पोर्टल और कंप्यूटराइज्ड सिस्टम इंटीग्रेटेड विद द मैनर प्रेस्क्राइब्ड बाय द बोर्ड। इसमें आपके तमाम आ जाएंगे, डिजिटलाइजेशन ऑफ इनवॉइसिंग वाला भी आ जाएगा, पीएसओ वाला जो हमारा सिस्टम चल रहा था एग्जिस्टिंग पॉइंट ऑफ सेल इंटीग्रेशन वाला, वो भी आ जाएगा। तो ये तमाम के तमाम सिस्टम आपके इसमें डिजिटल इनवॉइस में डिटरमिन हो जाएंगे। स्वैप आईडी वो एक यूनिक नंबर है जो कि उससे जनरेट होता है ट्रांजैक्शन का। फिर उसकी पेमेंट रिसीट है, जो कि जाहिर है एक प्रॉपर उसका जो स्वैप एजेंट जो निकलती है सिस्टम से, जिस सिस्टम में आप अपना सॉफ्टवेयर जिस तरह भी चला रहे हैं जो इंटीग्रेट है, तो वो उसकी पेमेंट रिसीट भी निकालेगा। ऑब्लिगेशंस, रिक्वायरमेंट है क्या, किस तरह से होगा। अ नोटिफाइड स्वैप एजेंट शैल इंस्टॉल एंड इंटीग्रेट सच फिजिकल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एंड सॉफ्टवेयर एज अप्रूव्ड बाय द बोर्ड
यानी जो स्वैप एजेंट हैं वो बेसिकली आपका जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है अगर तो वो इंटीग्रेट होता है, जैसा भी हमने एक पीछे जिक्र किया, जिनके पास ऑलरेडी सिस्टम चल रहा था वो इसको उसी के साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं, या वो नया सिस्टम लगाते हैं, डिवाइस लगाते हैं, सॉफ्टवेयर लगाते हैं, जिस तरह से बोर्ड ने उसको अप्रूव किया है। जो करेगा क्या, टैक्स विद हेल्ड होना है तो टैक्स विद हेल्ड करेगा, पेमेंट होनी है तो पेमेंट करेगा, रियल टाइम जो रिपोर्टिंग है वो करेगा, पीरियोडिक अपग्रेडेशन जैसे मैंने जिक्र किया था डिजिटल इनवॉइसिंग के अंदर वो करेगा। तो ये सारे के सारे काम जो सिस्टम कर रहा है वो बेसिकली जो इनके अप्रूव्ड वेंडर्स होंगे वो आएंगे और आपका ये सिस्टम लगाएंगे और ये सिस्टम एफबीआर के साथ चलेगा। इसमें जो है पेमेंट्स रेफर टू सब रूल है वो देखिए उसमें पूरी डिटेल नीचे मेंशन है। इंक्लूड एडवांस और पार्शियल पेमेंट है, वेदर हैविंग एनी स्टैट्यूटरी एग्जम्पशन और एग्जम्पशन सर्टिफिकेट, अगर कहीं पे किसी के पास एग्जम्पशन है तो वो भी शामिल होगी। एडवांस और पार्शियल पेमेंट को बड़ी डिटेल से बता दिया। फ्रॉम द डेट जो है वो नोटिफाइड बाय बोर्ड है। तो स्वैप एजेंट कैरी आउट नो स्वैप एजेंट शैल कैरी आउट एनी ट्रांजेक्शन स्पेसिफाइड इन सब रूल अदरवाइज देन थ्रू स्वैप्स। यानी कि उस जो सिस्टम जो एफबीआर के साथ इंटीग्रेट है, पीयूएस पे जिन लोगों ने प्रैक्टिस की है, एडजुडिकेशन केसेस में भी गए हैं, वो जानते हैं कि वहाँ पे कैसे हैवी फाइन्स और चीज़ें आ गई थी। इन केस यू मिस एनी सिंगल इनवॉइस इवन फ्रॉम द सिस्टम, तो आप पे बड़ी पेनल्टीज इम्पोज की जाती थी। तो इसी तरह फ्रॉम द डे टू बी नोटिफाइड बोर्ड नो स्वैप एजेंट शैल कैरी आउट एनी ट्रांजैक्शन स्पेसिफाइड इन सब रूल विदाउट रिसीविंग अ डिजिटल इनवॉइस। ये तो क्लियर, ये का पर्पज ये है। नेक्स्ट इसमें सब एजेंट शैल कैरी आउट ट्रांजैक्शन स्पेसिफाइड इन सब रूल 1 अनलेस द सीएनआईसी एनटीएन आईबीएन ऑफ विदहोल्डी बियर्स द सेम टाइटल। अच्छा, यहाँ पे ये चूंकि विदहोल्डिंग का आ जाएगा तो उसमें तो जाहिर बात है मैंडेटरी है आपके लिए एनटीएन होना या सीएनआईसी होना, जो विदहोल्डिंग एजेंट है प्रेस्क्राइब पर्सन है, वो एक अलग पूरी डिटेल है। वो इसका पर्पज नहीं है आज की डिस्कशन का, उसको किसी अलहदा मौजू में डिस्कस किया जा सकता है। बोर्ड में प्रेस्क्राइब एडिशनल कोई भी एडिशनल इसमें जो चीजें हैं वो भी बोर्ड नोटिफाई कर सकता है फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो ये एक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको मैंने इसलिए एलेबोरेट कर दिया। स्वैप पेमेंट रिसीट, ये बेसिकली इसको समझना बड़ा जरूरी है। जिस तरह से लोग इनवॉइस से फेमिलियर हो गए हुए हैं, इनवॉइस की रिक्वायरमेंट क्या है, सीरियल नंबर हो, डेट हो, क्वांटिटी हो, रेट हो, सेल्स टैक्स का रेट हो, सेल्स टैक्स की अमाउंट हो, टोटल वैल्यू हो, और अगर कोई एग्जाम्पशन है तो वो इस तरह इसी तरह से अगर आप गौर करें तो ये स्वैप जो पेमेंट रिसीट है जिसको एसपीआर ये बोल रहे हैं, उसके जो पर्टिकुलर हैं वो ये होना मैंडेटरी है उसके। स्वैप आईडी और या एसपीआर नंबर जो उसको आप बोलते हैं, नेम एड्रेस एनटीएन और सेल टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ स्वैप एजेंट्स एंड द सप्लायर, quantity and description of goods, contract and services. For partial payment, number, date and amount of partial payment, vendor number where applicable, digital invoice number जो कि जाहिर है वो सिस्टम से जनरेट होगा, टोटल अमाउंट ऑफ ट्रांजैक्शन इंक्लूडिंग एंड एक्सक्लूडिंग टैक्सेस एंड ड्यूटीज, ये वही इनवॉइस वाला कॉन्सेप्ट है। विद होल्डिंग इनकम टैक्स सेक्शन एंड अमाउंट, मैंने आपको बताया विद होल्डिंग अगर है तो उसका वो लिखा जाएगा। सेल्स टैक्स सेक्शन विद होल्डिंग सेल्स टैक्स कैजुअल चार्जेबल एंड चार्ज अमाउंट, ये भी जो लोग जानते हैं कि सेल टैक्स चार्जेबल और चार्ज कितना हो रहा होता है उसमें अगर आती है। एफईडी सेक्शन अगर है, ड्यूटी चार्जेबल है, चार्ज अमाउंट है उसमें। प्रोविंशियल सेल टैक्स सेक्शन चार्जेबल एंड चार्ज अमाउंट है। एनी अदर डाटा फील्ड एज प्रेस्क्राइब फ्रॉम टाइम, या कोई एडिशन कल को एफबीआर इसमें कर देता है तो वो भी इसके अंदर शामिल होगी। तो ये बेसिकली जो स्वैप के हवाले से डिस्कशन थी, जो इसकी एसपीआर नंबर है इसकी ये डिटेल हमने काफी डिटेल से आपको बता दी। तो ये स्वैप रूल्स 419 ये भी रिसेंट अमेंडमेंट है जी। इसमें एक छोटी सी ये एडिशनल चीज है, आप देख लेंगे, सर्टिफिकेट ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स है। एसपीआर जब है वो ओनली प्रूफ है कलेक्शन एंड डिडक्शन ऑफ टैक्स इंक्लूडिंग एंड क्लेमिंग रिफंड और टैक्स क्रेडिट। जो आपकी बेसिकली पेमेंट रिसीट है वो ही भी असल में आपकी जो है वो सर्टिफिकेट है वो पेमेंट का। इसमें एक्सटेंशन ऑफ टाइम का तरीकाकार भी बताया गया है कि अगर इंटीग्रेशन का टाइम की एक्सटेंशन लेनी तो क्या तरीकाकार है। कमिश्नर के पास जाएंगे, अप्लाई करेंगे और रीजन देंगे और किस तरह करेंगे, कमिश्नर अलाउ कर सकता है अगर वो अप्रोप्रिएट समझता है, बट द पीरियड शेल नॉट एक्सीड 30 डेज एंड नॉट एक्सीडिंग 90 डेज इन एग्रीगेट। यानी वो वन टाइम 30 डेज करेगा, इसका मतलब है कि वो 3 दफा 30 डेज कर सकता है। नॉन कंप्लायंस के जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं वो कानून में मेंशन है जी। वो आप जानते हैं, पीनल प्रोविजन हिट होंगी आपको इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस की, और उस पर आपको फाइन और पेनल्टी उसी हिसाब से लगेंगी। तो ये ब्रीफ सा जी इंट्रो था हमारी सारी आज की डिस्कशन का। इसमें हमने जितनी अमेंडमेंट्स रिसेंटली पिछले 1 डेढ़ माह के अंदर आई हैं जो कि रेलिवेंट थी टूवर्ड्स डिजिटलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी एंड डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इकोनॉमी, तो उसको हमने सेल्स टैक्स के 2 एसआरओ से और इनकम टैक्स के 3, इनको हमने डिस्कस किया। और इस हवाले से अब हम आई थिंक कंक्लूड करते हैं प्रेजेंटेशन को, and we go for question and answer session and panel discussion. Thank you so much.
जी बहुत शुक्रिया इमरान नूर साहब। यकीनन आपने जितने भी टॉपिक थे बड़े अच्छी तरह से उनको कवर कर लिया है। लेकिन आपको पता है कि जो सीखने का अमल है वो सवालों जवाबात से मशरूत होता है। तो मैं अपने तमाम पार्टिसिपेंट से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो अपने जो क्वेश्चन हैं वो या तो यहाँ पर मैसेज चैट में मैसेज कर दें या फिर हैंड रेज कर दें, ताकि हम उनका माइक जो है म्यूट कर सकें और वो अपना क्वेश्चन जो है किसी भी पार्टिसिपेंट से, सॉरी पैनलिस्ट से कर सकें। उससे पहले मैं अपने जो मोहतरम पैनलिस्ट हैं उनका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। इसमें सबसे पहले हमारे साथ आज हमें ज्वाइन कर रहे हैं मिस्टर अब्दुल सलाम साहब। ये फेलो मेंबर हैं पिफा के और आईकैप के। साथ में हमें रावलपिंडी इस्लामाबाद से ज्वाइन किया है खुरम शहजाद असलम साहब ने। ये आईटी की हैं, एडवोकेट हैं और सीनियर फाइनलिस्ट भी हैं। तीसरे पैनलिस्ट हमारे आज होंगे एहतशाम सुलेमान ज़ाहर साहब, जो कि मेंबर हैं पिफा के और एफसीसीए हैं। तो आई होप के तमाम पार्टिसिपेंट्स जो हैं उनको तक इंट्रोडक्शन पहुंच गया होगा। प्लीज़ अपने क्वेश्चन हम तक पहुंचा दें। तो इस सेशन का बाकायदा आगाज़ करने के लिए मैं सबसे पहले एक जो मेरे ज़हन में क्वेश्चन आ रहा है मैं करना चाहूँगा मोहतरम राम साहब से ही। जैसा कि आपने पहले बता दिया थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में, जब आप इस एसआरओ का दे रहे थे कि बैलेंस शीट अब रिफ्लेक्ट शो करनी पड़ेगी जिनके ऊपर ये एप्लीकेबल हो रही है। आपने कहा कि अभी या तो प्रीवियस ईयर की आएगी या नहीं आएगी। अगर नहीं नहीं आती तो फिर ये कैसे पीछे से इसको पुटअप किया जाएगा? जिस तरह से इनकम टैक्स रिटर्न में बैलेंस शीट का कॉलम है, क्या सेल टैक्स रिटर्न में भी आया करेगा? क्या कहते हैं इस बारे में? देखें, अभी इन्होंने चूंकि सेपरेट मैकेनिज्म दिया कोई नहीं है एफबीआर ने। अगर तो एफबीआर हम्म, को इसका सेपरेट मैकेनिज्म दे देता ना, तो फिर हम उसको हम्म, डिस्कस कर लेते। एट प्रेजेंट तो हम लोग भी इस क्वेश्चन का ही मतलब ये क्वेश्चन ही हम भी लेके बैठे हुए हैं कि जी ये जो सेपरेट मैकेनिज्म इसका नहीं है तो हम इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे या बैलेंस शीट कैसे अपलोड करेंगे या फिजिकली हम्म, देंगे, क्योंकि ये तो हर रिटर्न में चाहिए आपको। मेरी जाती ऑब्जर्वेशन है, ये मेरा जाती ख्याल है, जो हो सकता है ठीक हो सकता है ना ठीक हो, कि ये पिछली जो इनकम टैक्स रिटर्न है उसमें जो बैलेंस शीट, क्योंकि वहाँ प्रॉपर कॉलम है, तो ये शायद उसी को ही कंसिडर करें। तो ये मेरी जाती राय है, लेकिन अभी इसका कोई प्रॉपर मैकेनिज्म अवेलेबल नहीं है आज के दिन तक अभी तक। चलें हम ठीक है। उम्मीद करते हैं नेक्स्ट तक कुछ दिनों तक या 6 तारीख जैसे कि इसकी ड्यू डेट है उस वक्त तक कोई ना कोई अमेंडमेंट मजीद आ जाएगी। अच्छा, एक इसमें रिलेटेड थोड़ा सा एक मेरे दिन में और क्वेश्चन था। अभी एक जो पार्टिसिपेंट है उन्होंने भी इससे रिलेटेड तकरीबन किया है कि जो SRO 350 है ये एप्लीकेबल होगा सिर्फ रजिस्टर्ड पर्सनस के लिए या सबके लिए होगा? SRO 350 के बड़ा क्लियरली कैटेगोरिकली लिखा हुआ है कि ये 3 लोगों पे अप्लाई होगा, नॉन मैन्युफैक्चरर्स, 3 लोग, हम्म, एओपी, इंडिविजुअल और सिंगल मेंबर कंपनी नॉन मैन्युफैक्चरर, ये सिर्फ उन पे अप्लाई होगा। जाहिर है जो रजिस्टर्ड होगा एप्लीकेबिलिटी ऑफ लॉ तो उसी पे शुरू होगी ना, अनरजिस्टर्ड पे तो एप्लीकेबिलिटी ऑफ लॉ इस तरह से शुरू होगी कि उसको पकड़ के रजिस्टर्ड कर दें पहले। पहले उसको रजिस्टर्ड करेंगे फिर उसके बाद ही उससे टैक्स लेंगे ना जी। जी बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अभी नेक्स्ट मैं क्वेश्चन करना चाहूँगा अब्दुल सलाम साहब से। माशाल्लाह से हमारे काफ़ी हमारे जो हैं पिफा ब्रांच कमेटी के कन्वीनर भी हैं। अब्दुल सलाम साहब, ओवरऑल आप जो क्या देखते हैं स्वैप रूल्स के बारे में? आपका क्वेश्चन मैं आपको करना चाह रहा हूँ कि इसके जो स्वैप एजेंट्स होंगे, क्या ये वही विद होल्डिंग एजेंट्स होंगे जो पहले रजीम में चल रहे थे, या कोई नए होंगे, या इसमें कोई इजाफा या कमी बेशी होगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करता हूँ पिफा फैसलाबाद ब्रांच कमेटी का, जिन्होंने मुझे एज अ पैनलिस्ट जो है इस मरतबा लिया। और मैं शुक्रगुजार हूँ इमरान मुनीर साहब का, जो कि हमारे पिफा फैसलाबाद ब्रांच कमेटी के मेंबर भी हैं और हमारी जो टैक्स के ऊपर आज वेबिनार हुआ है उसमें लर्न स्पीकर भी थे। तो इन्होंने माशाल्लाह क्या कहते होते हैं कि सूरज को शीशा दिखा दिया और दरिया को कूजे में बंद कर दिया। मैं सुन रहा था इनके पॉइंट्स के, इनके पास काफी तफसील से एसआरओज जमा हो गए थे और मैं समझता हूँ मार्च का महीना बड़ा इस मरतबा एसआरओज के ऊपर मुश्तमिल महीना गुजरा है, जिसमें दे पर दे जो है वो एसआरओ आते रहे हैं। हम लोग काम में भी मसरूफ होते हैं, बाज़ वक़्त पता नहीं होता कौन सा एसआरओ आ गया। तो शुक्रिया जी, हमें एफबीआर ने जो है वो इस मरतबा एसआरओ की एक भरमार कर दी। खैर एसआरओ कल्चर जो है वो खत्म नहीं हो रहा और एसआरओ कल्चर जारी सारी है। तो नासिर बशीर साहब,
आपने जो स्वैप के मुतालिक सवाल किया है उस पे हमने चूंकि एक अलहदा इसके ऊपर सेशन भी किया था और आज भी इमरान नदीर साहब भी इसके ऊपर गुफ्तगू कर रहे थे। दरअसल स्वैप रूल्स में कौन लोग होंगे जो नोटिफाई होंगे? जाहिर बात है ये अभी तक नोटिफाई नहीं हुए, क्योंकि जो स्वैप रूल्स आए हैं SRO 419, जिसकी तारीख जो है वो 21 मार्च 2024 है, उसके अंदर अभी तक ये नोटिफाई नहीं किए गए। लेकिन मेरी जो ओपिनियन है उससे कोई इतफाक कर सकता है या कोई नहीं भी इतफाक कर सकता, वो ये है कि डिजिटल इनवॉइस, बेसिकली इसके ऊपर भी आपको पता है कि FBR ने जो है वो डिजिटल इनवॉइस के ऊपर भी एक ज़ख़ीम जो है वो रूल्स भी दिए हैं, बल्कि इसके ऊपर पूरी गाइड बुक भी पड़ी हुई है FBR की वेबसाइट पे। तो डिजिटल इनवॉइसिंग वाले जो लोग हैं उनमें अगर हम जाएं, जो उस SRO को अगर देखें तो उसमें FMCG अभी तक नोटिफाई हुआ है। तो मेरा ये ख्याल है कि स्वैप रूल्स के अंदर डेफिनेशन में ये डिजिटल इनवॉइस की बात की गई है। तो मेरी कॉम्प्रिहेंशन है कि सबसे पहले जो नोटिफाई होंगे वो यही सेक्टर होगा। बाकी देखते हैं इंशाल्लाह ताला। चलो, इसका मतलब है कि आपके ख्याल में जो पहले विद होल्डिंग एजेंट्स हैं वो इस एम्बिट में नहीं आएंगे। इस सेक्टर के होंगे। अच्छा। बाकी तो जाहिर बात है ये इन फेजेस इम्प्लीमेंटेशन होनी है स्वैप रूल्स की हम्म, भी। और हम्म, अभी तक हमें इसके सिलसिले में भी कोई IT के रिलेटेड अपडेट नहीं मिली। FBR की वेबसाइट पे, पोर्टल पे एज सच कोई नहीं मिली। शायद अगर किसी दोस्त को हो तो वो मुझे मतलब आगाह कर दे, या बाकी सारे पार्टिसिपेंट्स को भी। तो अगर मेरे ख्याल में भी नहीं हुआ तो स्वैप रूल्स की जो पहले नोटिफाइड जो पर्सन्स होंगे वो आई थिंक डेट के जो डिजिटल इनवॉइस इशू कर रहे होंगे वो लोग। जी बहुत शुक्रिया, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं ये। अच्छा, नेक्स्ट इसी से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। मैं खुरम शहजाद साहब को इनवाइट करूंगा। सर, मुझे इससे रिलेटेड नेक्स्ट स्वैप पेमेंट्स के बारे में जो बात हुई है अभी इमरान साहब ने बताया, क्या SPR यानी कि स्वैप पेमेंट रिसीट जो होगी यही फाइनल प्रूफ होगी जैसा कि अभी तक समझ आई है, रूल्स में कहा गया है, या इसके लिए अलग से जैसे 165 में हम स्टेटमेंट फाइल करते थे विद होल्डिंग एजेंट्स, वो स्टेटमेंट्स भी उसी तरह से फाइल होंगी? सर मेरी इस पे जो अंडरस्टैंडिंग है वो ये है कि इन्होंने जो भी ये कहा ना कि स्वैप रिसीप्ट है, उसको उन्होंने कहा कि ये इक्विवेलेंट टू CPR होगी। जैसे हम अभी आजकल तरीके में हम जाके पेमेंट बनाते हैं, पहले PSID और उसके बाद वो CPR जनरेट होता है। तो स्वैप को बेसिकली समझना है तो वो ऐसी तरह ही है कि जैसे अभी इससे पहले आपने सवाल किया था उनसे कि स्वैप एजेंट्स होंगे कौन। तो उसमें जहां तक मेरी उस पे ओपिनियन है वो ये है कि स्टार्ट जो लिया जाएगा स्वैप एजेंट्स का, ये हाईली डॉक्यूमेंटेड सेक्टर से लिया जाएगा। वो टेलकोज हो सकती हैं, वो कोई भी ऐसी कंपनीज या ऐसी मल्टीनेशनल कंपनीज जिनके यहाँ कंप्लायंस का रिवाज है और जिनके यहाँ 100% विदहोल्डिंग टैक्स का रिवाज है। क्योंकि अगर हम फर्ज करें 3 कंपनीज हैं और तीनों स्वैप एजेंट्स हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी जितनी पेमेंट्स हैं अब वो इस सिस्टम के थ्रू क्लियर करनी है। और जितनी भी सेल, परचेज और 153 के ऊपर, सर्विस के ऊपर, गुड्स के ऊपर, कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर, जितनी भी पेमेंट्स रिलीज आप करेंगे पार्टीज को, वो आपने स्वैप के थ्रू ही करनी है। तो अगर आप स्वैप के थ्रू पेमेंट क्लियर करने के लिए जाएंगे तो उसी दौरान आप उनकी विदहोल्डिंग भी कर लेंगे। जब विदहोल्डिंग कर लेंगे तो इससे FBR को एक तो फायदा ही हो जाएगा, कोई अभी जो आपको पता है ज्यादा कलेक्शन इनकी होती है विदहोल्डिंग टैक्स से है, वो चाहे इंपोर्ट स्टेज पे हो या लोकल सप्लाईज के ऊपर हो, सैलरीज के ऊपर हो, रेंट के ऊपर हो, या 236 के जितने एडवांस टैक्सेस हैं उनके थ्रू कर रहे हो। तो इनकी कोशिश अब यही है कि ये जो इनका एक टूल है कलेक्शन का, रिकवरीज का, क्योंकि RTO से आपको भी पता है केसेस, और उनसे तो रिकवरी ये कर नहीं पा रहे। तो अब इन्होंने एक यही आसान टूल इनके पास है कि 85 से 90% ये एडवांस टैक्स, तो ये अब ये चाहिए रहे हैं कि इसको अगर हम मजीद बेहतर कर लें, मजीद कनेक्टेड कर लें और डिजिटाइज कर लें इस कलेक्शन के सिस्टम को, तो उससे बेहतरी आ जाएगी इनकी कलेक्शन के अंदर। तो मेरी उस पर जो अंडरस्टैंडिंग है वो ये है कि ये ऐसे ही है कि जैसे अभी हम रेगुलर पेमेंट्स करते रहते हैं, विदहोल्डिंग तो अभी भी डायरेक्टली रिपोर्ट होती रहती है FBR को। जैसे ही आपका CPR, PSID पेमेंट क्लियर होती है तो उनके सिस्टम में पेमेंट हिट हो जाती है, FBR को पता लग जाता है। लेकिन उसके बावजूद भी हमें क्वार्टरली जाके 165 के अंदर उस सारी ट्रांजैक्शन को जो क्वार्टर में हुई होती है उसको हम कंपाइल करते हैं, कंपाइल करके एक स्टेटमेंट की सूरत में रिपोर्ट करते हैं। तो मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है वो ये है कि जो अभी करंट सिस्टम है विदहोल्डिंग का उसको स्वैप रिप्लेस करेगा, और स्वैप आपका बेसिकली डे टू डे ट्रांजैक्शन को डील कर रहा होगा।
जहां तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है वो ये है कि 165 स्टिल वहां रहेगा, क्योंकि स्वैप में 3 महीनों के दौरान आपकी जितनी ट्रांजेक्शन हुई होंगी उनको आप इकट्ठा करेंगे, क्योंकि स्वैप आपकी हर ट्रांजेक्शन वहां रिपोर्ट कर रहा है। लेकिन आपने 3 महीनों की बहरहाल एक रिपोर्ट बना के बिहार को देनी है जो 165 में है। तो मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है इस कॉन्सेप्ट पे, जो थोड़ा सा मैंने आपको लंबा ब्रीफ कर दिया, तो उससे ये है कि 165 आपको बहरहाल फाइल करनी पड़ेगी। चलो बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा इमरान मलिक साहब, इसी से थोड़ा सा आगे चलें तो भी मेरे ज़हन में एक क्वेश्चन और भी आया है कि अगर ये 165 भी फाइल करनी है, एसपीआर भी होनी है, तो जो पहले इसका विदहोल्डिंग के ऑडिट्स हुआ करते थे 45 4 में, या दूसरे जो इसके स्टेचुटरी ऑडिट्स हैं, वो भी उसी तरह से कंडक्ट होंगे या वो भी इसी तरह साथ साथ ही कंपाइल होते रहेंगे? क्योंकि सीपी एसपीआर को उन्होंने फाइनल जो एक वर्डिक्ट दे दिया इस सिलसिले में। मेरे ख्याल के मुताबिक तो सर देखें, पता कि आप जानते हैं कि ये मॉडल जिस तरफ जा रहा है, ये डिजिटलाइजेशन ना सिर्फ इकोनॉमी की हो रही है बल्कि ये एफबीआर की भी डिजिटलाइजेशन हो रही है। आपको पता है कि अपील के ई हियरिंग रूम्स बन चुके हुए हैं, डाटा एजुडिकेशन का सारा एफबीआर के साथ ऑनलाइन सिस्टम बना पड़ा है। कब किस दिन लॉन्च कर दें, कब कर दें, ऐसे ही किसी दिन अचानक हम ताजा दो स्कीम की तरह या ऐसा 350 की तरह सुनेंगे जी कल से अब हेयरिंग ऑनलाइन हो करेगी, अपने दफ्तरों में बैठ के हेयरिंग करें, या दोबारा कोई कोविड जैसा वायरस ना आ जाए तो फिर ये शुरू कर दे। इनको वैसे चाहिए कोई ऐसा वायरस ही जिससे ये जल्दी शुरू कर दे, क्योंकि ये सारा सिस्टम बना पड़ा है। देखिए ऑडिट का जहां तक ताल्लुक है ना सर, आप जानते हैं कि अब जो आपकी एट सोर्स डिडक्शंस हैं वो आपकी रिटर्न में ऑटोमेटिकली आना शुरू हो गई हैं, तो ये पहला स्टेप है। मेरे हिसाब से तो ये ऑटोमेटिकली सिस्टम कल को पॉइंट आउट कर दिया करेगा कि आपकी ये पेमेंट हो गई, ये डिडक्शन हो गई, और शायद आने वाले दौर में हमें ऑडिट की जरूरत ना पड़े, क्योंकि ये जिस तरफ सिस्टम जा रहा है ये तो आपका रियल टाइम पे डाटा आपका अपडेट हो रहा है। तो अभी तक तो जो सिस्टम है वो एग्जिस्टिंग ही है, आप जैसे कह रहे हैं नोटिस आएगा उसी तरह से वो कंप्लायंस की ऑडिट भी कर सकते हैं, उसके बाद 161 205 में भी लेके जा सकते हैं। लेकिन जो चीजें नजर आ रही हैं कि आज हम बात कर रहे हैं बेसिकली कि जिस तरफ ये सिस्टम जा रहा है, तो फीलिंग ये अप्रीहेंशन यही है कि ये सारे का सारा बोर्ड का मैटर भी, जो एफबीआर टैक्स हाउसेज का मैटर है, ये भी डिजिटलाइजेशन की तरफ जाएगा और जाना ही चाहिए इनको अल्टीमेटली। जी जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अदरवाइज तो फिर ये इंटीग्रेशन इतनी सारी जो कर रहे हैं, फिर इसका तो फायदा ही नहीं ना रहता, जब अगर वो सिस्टम पुराना भी साथ साथ चलाना है और इंटीग्रेशन भी कर रहे हैं। इंटीग्रेशन का मतलब तो यही है कि हर चीज़ रियल टाइम में असेस हो रही है। अच्छा हमारे एक पार्टिसिपेंट हैं अब्दुल वासिफ साहब, आलमी को क्वेश्चन करना चाह रहे हैं, तो अगर वो लाइन पे हैं तो अली हौजा प्लीज उनको अनम्यूट कीजिएगा। अस्सलाम सर। वालेकुम। सर अब्दुल वासे बात कर रहा हूँ। सर मैं भी पिकफा का मेंबर हूँ। सर मुझे क्वेश्चन ये पूछना था कि जैसे ये डिजिटल इनवॉइसिंग है या पॉइंट ऑफ सेल की बात की जा रही है, तो सर यहाँ पर क्या इससे हम ये भी मुराद ले सकते हैं कि इसमें जो ट्रांजेक्शन्स हैं वो सारी क्या डिजिटल है या इसमें ट्रांजेक्शन्स कैश पे भी हैं? जैसे अगर कोई आपका सेक्टर रजिस्टर्ड हो रहा है स्वैप से और पॉइंट ऑफ सेल से पूरी इंटीग्रेशन हो रही है और मैं कोई चीज़ परचेज करने जा रहा हूँ, ठीक है ना, वो लोग सप्लायर हैं और मैं परचेजर हूँ, तो सर हम पे क्या इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी? हम अगर पेमेंट कर रहे हैं तो हमारी भी पेमेंट क्या मतलब ये डिजिटल ली जाएगी या कैश पे भी कर सकते हैं? क्या हम फिर उनसे वो जो पॉइंट ऑफ सेल की स्वैप की रिसीट है वह हम वो भी उनसे मतलब कलेक्ट करें? हम पे इस तरफ की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी? वो तो आपने सारी बताई जो सप्लायर साइड है। अब जो परचेजर साइड है उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस पे? कि जैसे सेल्स टैक्स में, इनकम टैक्स में जो अनरजिस्टर्ड के लिए बताई जा रही होती हैं चीज़ें कि यार आप उनसे परचेज ना करें, तो काइंडली इस पे ज़रा मुझे गाइड कीजिएगा। मैं इस पे छोटी सी एक लाइन बता के ना इस क्वेश्चन को रेफर करूंगा अब्दुल सलाम साहब की तरफ, क्योंकि ये जी क्वेश्चन जी। हमने एक डिस्कशन रखी थी उसमें इन्होंने भी किया था। इन्होंने कहा था अच्छा। कि जो बायर्स हैं उन पे क्या ऑब्लिगेशन आएगी इस सारे सिस्टम के बाद। तो देखिए जो रिटेल सेक्टर है ना, जिसमें एंड कंज्यूमर है, वॉक इन कस्टमर है, वॉक इन कस्टमर पे लाइबिलिटी कोई नहीं आएगी। लेकिन ये क्वेश्चन अब्दुल सलाम साहब की तरफ जाएगा। सर प्लीज। जी अब्दुल सलाम साहब प्लीज। अब्दुल सलाम साहब अपना माइक अनम्यूट कीजिएगा प्लीज। मुझे बता दें क्या पूछा गया है सवाल में मेरा। जी बेसिकली एक तो उनका क्वेश्चन जो है ना वो एंड कंज्यूमर की लाइबिलिटी है इस सारे सिस्टम में, उसके हवाले से है, या दूसरे लफ्जों में जो अनरजिस्टर्ड पर्सन हैं उनका क्या स्कोप है अच्छा इंटीग्रेशन? ठीक है। देखिए SRO 428 जो है वो ऑनलाइन बिजनेस इंटीग्रेशन के बारे में। ऑनलाइन बिजनेस इंटीग्रेशन जो है वो किन सेक्टर्स की होने जा रही है? 14 सेक्टर हैं जनाब इसके अंदर जिसकी ऑनलाइन इंटीग्रेशन होने जा रही है। अब ये लोग ज्यादातर क्या करते हैं? सर्विसेज करते हैं, ठीक है ना। इनमें इवन चार्टर्ड अकाउंटेंट्स भी शामिल हैं। जब इमरान मुनीर साहब ने
सिर्फ मुझे ही कहा कि ये चार्टर्ड अकाउंटेंट है वाहिद इस पूरी आज की पार्टिसिपेशन में, हालांकि और लोग भी होंगे, लेकिन वो अजराह तफन्नुन कह रहे थे। तो इसमें अब्दुल वासित साहब बेसिकली जो इंटीग्रेशन है वो तो इनके ऊपर है कि ये जो 14 सेक्टर्स हैं इनमें लोग जो काम कर रहे हैं, जिनमें ये मेरे सामने है एसआरओ, जिसमें हेल्थ, जिम्स, फोटोग्राफर्स, अकाउंटेंट्स, रिटेलर्स, फॉरेन एक्सचेंज, प्राइवेट स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, डॉक्टर्स, ये लोग सारे जो हैं वो इंटीग्रेशन इनकी होनी है। अब जो इनके कस्टमर्स हैं, या जैसे आपने कहा है कि जो बायर्स हैं इनके कस्टमर्स हैं, स्कूल में कौन बायर है, कोई छोटा बच्चा है वो स्कूल एजुकेशन के लिए जाता है, उनके पेरेंट्स हैं वो फीस पे करते हैं, हॉस्पिटल में पेशेंट है वो उनका कस्टमर है, जिम में हम लोग आप लोग जाते हैं, ये उनके कस्टमर्स हैं। तो उन्होंने क्या करना, देखिए उनके लिए यही है कि ये इनकम टैक्स का एसआरओ है, ये सेल टैक्स का एसआरओ नहीं है, ये हमने डिस्कशन की थी उस दिन। ये इंटीग्रेशन जो होने जा रही है, ये लोग सर्विसेज सेक्टर के लोग हैं, ये रिस्पेक्टिव पीआरए, एसआरबी या बीआरए जो भी है रिस्पेक्टिव प्रोविंसेस के अंदर ऑलरेडी ये लोग इंटीग्रेटेड होंगे, या जो उनकी रिक्वायरमेंट्स है रजिस्ट्रेशन की, सेल टैक्स पे कर रहे होंगे। इनकी जो इनकम टैक्स में इंटीग्रेशन है वो इनको इनकम टैक्स में इंटीग्रेशन करने का कहा जा रहा है, ताकि इनकी जो इंटीग्रेशन एफबीआर के साथ है, क्योंकि ये प्रोविंसेस के साथ है, एफबीआर के साथ नहीं है, तो एफबीआर इनको अपने साथ इंटीग्रेट करेगा। तो इनके जो कस्टमर्स हैं वो जो इनवॉइस पीआरए वाली ले रहे हैं वो तो वैसे ही लेंगे, अगर वो एसआरबी के अंदर मौजूद है यानी सिंध के अंदर, तो वो वैसे ही लेंगे। तो मेरा ख्याल है क्योंकि इनकम टैक्स डायरेक्ट टैक्स का सब्जेक्ट है और इन लोगों ने अपने आप को इंटीग्रेट करना है एफबीआर के साथ, तो इनके बायर्स के ऊपर ऐसा कोई इम्पैक्ट नहीं है। और वैसे भी ये कोई नया टैक्स नहीं है, जो ये एसआरओ 428 है ना, ये कोई नया टैक्स के मुतल्लिक नहीं है, ये इंटीग्रेशन के मुतल्लिक एसआरओ है कि सेक्टर्स जिन्होंने अपने आप को इंटीग्रेट करना है। तो ये चीज जो है ये ध्यान में रखिएगा जी। ओवर टू नासिर सर। जी बहुत नासिर शुक्रिया। साहब, इसमें थोड़ी सी एडिशन मैं कर सकता हूँ? जी जी बिल्कुल बिल्कुल सर, आप भी। जी, दोस्त का सर सवाल ये है ना कि अब मसला ये है कि समझना हमें पड़ेगा स्वैप को थोड़ा सा। पहली बात तो ये है कि हम तमाम ज़ाहिर अकाउंट से और लॉ से आते हैं, तो ज़ाहिर है ये टेक्निकल इशू है जिसपे अभी आपको शायद याद हो ये 2021 में अमेंडमेंट आई थी, और अभी हम 24 में बैठे हैं, तो 2-3 साल से अब यार हिम्मत कर रहा है कि इसको करे, लेकिन वो कर नहीं पा रहा। अभी भी रूल्स आए हैं और अभी भी इसकी जो प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन है वो बड़ी दूर है। उसकी रीजन सर ये है कि देखें, स्वैप वहीं पे काम करेगा अगर आप और मैं, दो कंपनी ए और बी हैं, अगर दोनों ने स्वैप इंस्टॉल किया हुआ है तो उस सूरत में ही वो पेमेंट आप एक दूसरे के दरमियान क्लियर हो सकती है। एक नॉन स्वैप एजेंट से स्वैप एजेंट का अभी तक भी किसी को समझ नहीं आ रही कि वो करेगा कैसे। अब दोस्त का सवाल यही है कि अगर छोटी ट्रांजेक्शन है, कैश वाली ट्रांजेक्शन है, तो उसके ऊपर विद होल्डिंग है, तो अभी तक इसके ऊपर कोई क्लियर नहीं, क्योंकि स्वैप बेसिकली डिजिटली कनेक्टेड है। आप भी एफबीआर से कनेक्टेड है, मैं भी एफबीआर से कनेक्टेड हूँ। मैं आपको पेमेंट, अपनी पेमेंट एडवाइस भेजता हूँ, आप टैक्स काट के मुझे वापस पेमेंट का वो भेज देते हैं। तो ये बेसिकली सिस्टम टू सिस्टम दरमियान में है, लेकिन अगर नॉन स्वैप एजेंट्स के साथ आप डील कर रहे होंगे तो ये अभी भी बड़ा क्वेश्चन मार्क है। बिल्कुल ठीक है जी, बहुत शुक्रिया अब्दुल वासित साहब। उम्मीद है आपके क्वेश्चन का सफिशिएंट आंसर हो गया होगा। अच्छा इमरान अली साहब, एक ये जो ताजिर दोस्त स्कीम है, ये आपने इसका स्कोप तो बता दी किनके ऊपर एप्लीकेबल होगा। अच्छा, इसमें जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड पर्सन्स हैं और जो टीयर 1 रिटेलर्स भी नहीं हैं और जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं, क्या वो भी इसके ऊपर इंक्लूड होंगे, उस एम्बिट में वो भी आएंगे या नहीं आएंगे? क्योंकि देखिए, इसका जो लॉ लॉ जो है ना, लॉ को समझना बड़ा आसान भी हो जाता है और बाज़ औक़ात मुश्किल भी हो जाता है। ये जो कानून में उन्होंने वर्ड इस्तेमाल किया ना, जहाँ पे उन्होंने शॉपकीपर का वर्ड इस्तेमाल कर दिया और साथ लिख दिया कि फिक्स्ड फिजिकल प्लेस हो, तो अब आपका जो क्वेश्चन है ये बेसिकली इसको इस तरह समझें कि वो कौन लोग हैं जो इसमें नहीं फॉल करेंगे। तो अगर कोई बंदा आगे कहता है जी ठीक है मेरे पे ताजर दोस्त स्कीम नहीं अप्लाई करती, तो वो कौन होगा? क्या वो शॉपकीपर नहीं होगा? जो शॉपकीपर की आगे डेफिनेशन उन्होंने दी है, बड़ी डिटेल से उन्होंने डिफाइन कर दिया, डेफिनेशन दे दी है ना। तो अगर कोई बंदा देखिए ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, मसलन मेरी दुकान है, मैंने एनटीएन लिया हुआ है और मैं बिजनेस कर रहा हूँ, अपनी टैक्स रिटर्न दे रहा हूँ, अब मुझे तो एक तरह से फैसिलिटेशन मिल गई है ताजर दोस्त स्कीम में। मुझे तो बिल्कुल एक तरीकाकार मुतय्यन हो गया ना, मैंने अब वो एडवांस टैक्स देना है मंथली बेस के ऊपर अपनी इनकम डिटरमिन कर। आप अगर इस पे गौर करें, एक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है इसके अंदर, जो कि हम सब प्रैक्टिशनर्स के सामने आने वाली है अगले साल में, कि इसमें आपने कैलकुलेशन करनी है अपनी इनकम की,
और उस पर टैक्स बनाना है और उसको एडवांस जमा कराना है 12 हिस्सों में हर महीने की 15 तारीख को। तो बेसिकली तो आपने ये देखना है कि ये मुझे बेनिफिट हो रहा है या मैं इसमें फंस रहा हूँ। जो बंदा ऑलरेडी कर रहा है, जो उसने अपना अकाउंट सीधा कर लिया हुआ है, अपनी टैक्स रिटर्न फाइल कर रहा है, अपनी वेल्थ स्टेटमेंट, वाइट मनी, कैपिटल मैनेज किया हुआ है, उसके लिए तो आसानी होनी चाहिए बल्कि कि वो इसमें आ जाए और आगे अपने जो बेनिफिट है बोले। बल्कि अगर वो एडवांस देता है तो इन्होंने देखे ना 25% रिडक्शन का भी कॉलम दे दिया है, तो आप उसको भी इंजॉय कर सकते हैं। तो बेसिक जो क्वेश्चन को इस तरह से देखिए कि आया हम उसमें से एक्सक्लूजन लेना चाह रहे हैं या वो हम पे अप्लाई करते हैं, क्योंकि लॉ ने डेफिनेशन दे दी है, बड़ी क्लियर डिफाइन कर दी है। तो आप उस डेफिनेशन से बाहर जाएंगे तो आप सोचेंगे ना कि मेरे पे ये स्कीम लगती है या नहीं लगती। इसका मतलब ये उस जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड पर्सन है, ये उसकी डिस्क्रिप्शन है कि अगर ये उसके लिए फिजिबल है तो इसमें इसको ऑप्ट कर ले, अदरवाइज पुराने सिस्टम में चलता नहीं रहे। डिस्क्रिप्शन नहीं, नहीं डिस्क्रिप्शन हम्म, नहीं। लॉ में जब डेफिनेशन लिख दी है ना शॉपकीपर की, तो फिर आप उससे अच्छा। बाहर नहीं जाएंगे। अगर आप उसमें फॉल करते हैं तो आप करते हैं, ये आपकी मर्जी आना से नहीं होगा। मैं वही कह रहा हूँ, लेकिन आना फिर मेरा शॉर्ट क्वेश्चन में जो ये जानना चाहूंगा कि फिर जो बंदा ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, एनपीएन होल्डर है, अपनी रिटर्न भी फाइल कर रहा है, बिजनेस रन कर रहा है, तो वो उसको फिर इसमें आना चाहिए या वो आएगा या नहीं जी आएगा? जी, इसी में आएगा सर। अब इसी के अगर वो इस डेफिनेशन में फॉल कर गया है तो वो हम्म, इसी के तहत अपना टैक्स देगा और एडवांस टैक्स लायबिलिटी भी इसी तरीके से डिस्चार्ज करेगा। मैं जी आपको खुरम बताता शहजाद हूँ। साहब, आप इस बारे में मैं कुछ अगर अपडेट करना चाहेंगे? जी जी रावलपिंडी जाने से पहले आप फैसलाबाद से जरूर एक मरतबा ले लें। मैं बल्कि खुरम शहजाद साहब से खुद भी पूछूंगा, क्योंकि जी जी, जो इस्लाम ये साहब प्लीज। जो ये शेड्यूल है ना, उसमें रावलपिंडी शामिल है। हम लोग चूंकि दोनों फैसलाबाद से हैं, मैं इमरान हाँ मुनीर साहब, तो जी जी हम बिल्कुल। इनसे जरूर पूछेंगे रावलपिंडी की फिजा कैसी है। लेकिन मैं एक बात सिर्फ, इनकी बात से मुझे एक बात याद आई है जी कि मैंने कल इसको टेस्ट किया है, टैक्स आसान ऐप को ना, कि ओके। ऐसे बंदे का एनटीएन और सीएनआईसी डाला जो कि ऑलरेडी जो है वो एफबीआर में रजिस्टर्ड है, तो वो सिस्टम उसको रिकॉग्नाइज करता है कि आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं, तो आप इसमें दोबारा रजिस्टर्ड नहीं हो सकते। तो अब अगर वो बंदा शॉपकीपर है, ऑलरेडी वो रजिस्टर्ड हो चुका है, तो उसका मैकेनिज्म आना चाहिए कि वो बंदा जो है वो किस तरीके से अपने आप को करेगा, मॉडिफाई करेगा, किस तरह। जी अपना खुरम शहजाद साहब, क्या रावलपिंडी में फिजा है ताजर दोस्त स्कीम की? फिजा तो आपको पता है सोगवार ही है। ओहो अच्छा। मसला ये है कि आपको पता ही है हमारे यहाँ एफएमसीजी सेक्टर जो है पिछले 70 साल से काबू नहीं आ सका, तो अब यकदम आप उसको काबू करने के लिए जाएंगे तो एक रेजिस्टेंस तो हम फील कर रहे हैं। और अभी इसमें चैम्बर्स भी काफी जो है वो कह रही हैं कि इसको थोड़ा रिलैक्स किया जाए ऑल। बट ये है कि करना पड़ेगा सर। आप सब अब जानते हैं, अकाउंटेंट्स और थोड़ा बहुत जो लोग इकोनॉमी को समझते हैं, हालात जो है वो अब हमने 70 साल से तो खैर हमने किया नहीं था, लेकिन अब हमें करना पड़ेगा। तो ये है कि नए लोग जो हैं वो भी आएंगे और पुराने लोग भी, वो जिस तरह अभी इमरान मुनीर साहब फरमा रहे थे, उसमें उन्हें ये है कि जो एडवांस टैक्स है, मिनिमम एडवांस टैक्स है, वो स्कीम फिर इनको भी, चूंकि एफबीआर ने फार्मूला जो है वो वजह नहीं किया, उसके तहत जितना एडवांस टैक्स बनेगा फिर उसी तरह वो नए और पुराने, मेरे ख्याल जो दोनों शॉपकीपर्स हैं, होलसेलर हैं, उनको मेरे ख्याल है वो स्कीम एक ही फॉलो करनी पड़ेगी। लेकिन जी 30 अप्रैल तक रजिस्ट्रेशन है, तो 2 महीने क्या होना है, मई और जून में क्या होना है? जुलाई से ऑनवर्ड ये स्कीम एप्लीकेबल है, नहीं सर, ये तो तो मई यकम जून। जुलाई से है ना। मसला ये है कि अभी तक फार्मूला नहीं दिया गया। जो मैं इसको फोर्सी कर रहा हूँ, जून में शायद आपको फार्मूला वो प्रोवाइड कर दिया जाएगा, जिसके तहत आप जुलाई से ऑनवर्ड कैलकुलेशन बनाएंगे अपनी। लेकिन रजिस्ट्रेशन क्यों इसको रोका गया कि 30 अप्रैल तक? ये तो बात मेरी नहीं सर समझ में अब्दुल आई। साहब, नहीं मेरे नहीं ख्याल में सर, तो फिर ये डेट थर्टी एक्सटेंड होगी ना 30 तक रजिस्ट्रेशन उन्होंने की। कहा है कि आप वॉलेंटियरली रजिस्टर कर लें। हम्म, नहीं तो उसके बाद फिर कमीशन, जो कमिश्नर है वो एक्शन लेगा। जो उन्होंने, इमरान मुनीर साहब ने 182 का जिक्र किया कि उनके पास ये पावर है कि वो आपको फिर जबरदस्ती जो है वो रजिस्टर करना शुरू कर देंगे। अब वो मुझे नहीं पता, मुझे लग रहा है शायद कि इस दफा इंस्पेक्टर्स को ये मार्केट के अंदर उतारेंगे और वो जाके फिजिकली मार्केट्स विजिट करेंगे और वहां पे जाके, जो लग ऐसे रहा है कि शायद सर्वे करवाएं या किसी तरीके से, फिर लेकिन ये लोगों को इन्होंने लेवल बड़ा। लेवल प्लेइंग के खिलाफ है ना, देखिए ना। ये इस तरह की प्रोविजन के शॉपकीपर्स के लिए तो चलो आपने ये कर दिया कि जी 30 तक आपने रजिस्टर होना है, लेकिन बाकी हर बंदा आजाद है, वो जब भी चाहता है वो अपना एनटीएन बना लेता है, उसके लिए तो ऐसा कुछ भी नहीं है। नहीं सर, अब ये है ना कि फिजिकल प्लेस है और फिजिकल प्लेस के ऊपर अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, अब ये बात वही है कि अगर आप इसको पैरेलल देख लें फॉरेन कंट्रीज के साथ, तो अगर आपने वहाँ छोटा सा भी सेटअप लगाना है तो वहाँ पे कुछ प्री रिक्विजिट्स हैं। हमारे यहाँ तो कोई नहीं है, आप रेंट पे शॉप लें और काम स्टार्ट कर लें। लेकिन अब ये है कि देर आए दुरुस्त आए, कभी न कभी तो इस तरफ मामला जाना था। अब आप खुद ये देखें कि टोटल आबादी देख लें और अभी तक हमारी मेरे ख्याल है 4 से 5 मिलियन के दरमियान टोटल रिटर्न है। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं।
अच्छा, मैं शाह साहब को इस गुफ्तगू में शामिल करना चाहूँगा। यहीं से आगे बढ़ते हैं। शाह साहब, अगर ये इस ताजर जो स्कीम है, जैसा कि अब सब डिस्कस कर रहे हैं कि छोटे ताजर भी अब इसमें आ जाएंगे, तो ये थोड़ा सा मुझे नहीं लग रहा है ऐसा कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो है थोड़ी सी मुश्किल हो जाएगी उन छोटे शॉपकीपर्स के लिए। अब उनको रिकॉर्ड भी रखना पड़ेगा, और ये सारे मामला उनको एजिटेट कर रहे हैं, जो कि अभी भी खुर्रम शहजाद साहब ने और अब्दुल सलाम साहब ने कहा है कि लोग इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे। तो आपके ख्याल में क्या ये लोगों को ओवरबर्डन नहीं कर देगा, छोटे ताजर को? अस्सलामुअलैकुम। सबसे पहले बहुत शुक्रिया। मैं सुन रहा था और मैं पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहा था। मैं अब्दुल सलाम साहब की बातें और बाकी सब इमरान भाई की बातें बड़ा अच्छा लग रहा सुन के। बड़ा मेरा दिल कर रहा था पार्टिसिपेट करने का, सुन लो एक दफा। जी एक्चुअली जो देखिए, अगर हम इकोनॉमी का सोचते हैं और मुल्क का सोचते हैं, फिर तो अब देखिए अमाउंट तो बहुत थोड़ी हमने बताई है ना। 1200 रुपये महीना तो कुछ भी नहीं है। अभी मैं उस बात से थोड़ा सा स्टार्ट करूंगा जहाँ पे अब्दुल सलाम साहब ने बात की कि वो जो लॉग इन करके चेक किया उन्होंने, क्या वो रजिस्टर्ड हो सकता है कि नहीं हो सकता। एक्चुअली बिल्कुल सही बात है ये। देखिए जो ऑलरेडी हम रजिस्टर्ड लोग हैं वो तो ऑलरेडी हम टैक्स पे कर रहे हैं, उनके लिए है ही नहीं चीजें। और मुझे हंसी आ रही थी एक बात के ऊपर कि हम 7E और 4C लिख रहे हैं। हम तो 1200 रुपये लेने की बात कर रहे हैं और हम 7E और 4C भी चले गए, जो मिलियंस में पैसे होते हैं। वो तो पॉसिबल नहीं। वो तो मेरे ख्याल में वो इररेलेवेंट बात लग रही है कि जहां 1200 आपको नहीं मिल रहा और आप 4C लेने को तैयार बैठे हैं उनसे। एनीवे सर, सही है। कोई भी जब चेंज आती है ना तो उस पर रेसिस्टेंस होती है और हमें आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों को एक्सेप्ट करना है। अब जो ये बात ताज़ा दोस्त की बात हो रही है, वो उन लोगों की बात हो रही है जो कभी एनटीए रजिस्टर्ड है ही नहीं। वो जो लोग ऑलरेडी रिटर्न फाइल कर रहे हैं, इंडिविजुअल में कर रहे हैं, जैसी मर्जी कर रहे हैं, वो उसमें आते ही नहीं है। जो हम दुकानदार हैं, अब देखिए इसमें बड़े ट्रिकी पॉइंट है, बस चालाकी ये है। देखिए आपने तो वैसे ही बांध दिया सबको ना। आप फाइलर नॉन फाइलर कॉन्सेप्ट जो था ना, वो सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट है। उसके ऊपर जो वो अगर आप देखिए कोई प्रॉपर्टी बाय कर रहा है, कोई एक्सपेंस कर रहा है, वो वैसे ही आप बिजली का बिल, बैंक प्रॉफिट, आपकी प्रॉपर्टी, हर जगह आप डबल टैक्सेशन है। लोग तो मजबूरन अब उनको फाइलर होना पड़ रहा है। जब एक तरफ फाइलर होना पड़ रहा है और दूसरा बिजनेस का जो 1200 की उसकी वैल्यू क्या रह जाती है। मेरे हिसाब से अगर इकोनॉमी के पॉइंट में सोचा जाए तो ठीक है। अगर कोई बहुत कम लोग इस पर रेसिस्ट करेंगे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो यूज टू हो जाएंगे। मेरा ये पॉइंट है। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि अब अगर डिजिटलाइजेशन हो रही है तो अल्टीमेटली टैक्स रेवेन्यू बढ़ना है, जो कि ऑलरेडी हमारी टैक्स टू जीडीपी रेशो बहुत कम है। अल्टीमेटली उसमें कंट्रीब्यूट करेगा। अच्छा, अभी यहाँ पे मैं खुर्रम शहजाद साहब को इन्वॉल्व करना चाहूँगा कि ये जो नए रूल्स में SRO 350 है, इसके सेल्स टैक्स के हवाले से कि प्रोविजनल रिटर्न का कॉन्सेप्ट दिया गया है, जैसे इमरान साहब ने एलेबरेट किया। थोड़ा सा आप इसको जरा एलेबरेट करते हैं कि हम इसको थोड़ा सा टेक्निकल फाइलिंग वाले प्रोसेस में इसको कैसे हम देखते हैं? सर ये मुश्किल काम है, जैसे अभी इमरान साहब ने पहले भी एक्सप्लेन आपको किया। अब होता हम्म, ये है कि 2-4 जिन लोगों के वेंडर्स हैं उनकी तो खैर है जहाँ से वो परचेजिंग उठा रहे हैं अपनी। लेकिन हम्म, प्रॉब्लम ये है कि अगर आपके मोर देन 100, मोर देन 150 वेंडर्स हैं जहाँ से आप परचेजिंग कर रहे हैं, बाय कर रहे हैं, और जब तक वो लोग अपनी रिटर्न्स फाइल नहीं करते, आपकी रिटर्न थोड़ा-सा मैं इसमें ये कर दूँ कि लास्ट ईयर भी हमें ये प्रॉब्लम आया था। उसमें ये होता है कि रिटर्न आपकी सबमिट हो जाती है, बट जैसे ही यकम आती है, यानी कि 30th तक तो वो आपका बैलेंस नेगेटिव में शो नहीं करता। नेक्स्ट यकम को आपका वहाँ पे सिस्टम के अंदर आपको नोटिस आ जाता है कि आपकी इतने सम की जो परचेज़ेज़ आपने पिक की हुई हैं, वो उन सप्लायर्स ने अभी तक रिटर्न नहीं फाइल की 30th तक, जी कमिंग बिल्कुल। 30th तक। तो इतनी अमाउंट आपकी बनती है, ये आप हमें पे कर दें या अपने उस जो सप्लायर है उसको कहें कि अपनी रिटर्न फाइल करें। तो ये खैर मेरे साथ भी ये हुआ, तो हमने जैसे ही रिटर्न फाइल की, तो अगले 8 से 10 दिनों में उनका पोर्टल अपडेट हो गया और उसके बाद वो जो नेगेटिव वैल्यूज़ थी वो खत्म हो गई उसमें से। लेकिन पहले ये क्या हो रहा था कि पहले 6-6 महीने, 7-7 महीने, 8-8 महीने लोग क्या करते थे कि एनेक्सर सी सबमिट कर देते थे। आपको कहते थे कि आप अपनी सप्लाइज़ वहाँ से उठा लें, आप बिल क्लेम सप्लाइज़ कर रहे उठा लेते थे, वो हैं। एनेक्सर अनसबमिट करके और रिटर्न भी नहीं भरते थे। और मैंने ये देखा है कि लोगों की 6-6 महीनों की रिटर्न्स जो हैं वो पिछली पेंडिंग पड़ी होती थी। ये बात ठीक है, जैसे इमरान साहब ने भी फरमाया, बाकी पार्टिसिपेंट भी कह रहे हैं कि ये हार्डशिप भी है। ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस का भी ज़िक्र इससे पहले हुआ कि ये जितनी भी चेंजेज़ अब लाई जा रही हैं, अमेंडमेंट्स लाई जा रही हैं, ये कहीं न कहीं जाके इफ़ेक्ट करेंगी उन चीज़ों को। लेकिन ये भी हकीकत है कि जो लोगों ने भी माज़रत के साथ मैं एक लफ़्ज़ इस्तेमाल करूँगा कि लुट मचाई हुई है, कि जिस तरह फ्लाइंग इनवॉइसेज़ का आपके फैसलाबाद के अंदर, कराची के अंदर, लाहौर के अंदर आप देखें, आए दिन जो केसेज़ INI और FIA जिसके ऊपर काम कर रहा है। अब मैं पिछले दिनों एक न्यूज़ बल्कि लगी हुई थी न्यूज़पेपर के अंदर कि एक वकील साहब ने 50 कंपनियाँ अपनी बनाई हुई थी।
और वो उसी के अंदर ही बैडमिंटन खेलते रहते थे, इसकी इनवॉइस उठा के उसमें डाल दी, उसकी उधर डाल दी। सो जो इस तरह का काम हो रहा है, तो जाहिर है एफबीआर ने कहीं ना कहीं सोचना है कि बिलियंस ऑफ का जो इनपुट है वो उनका जाया हो रहा है और एक्सचेकर को भी नुकसान हो रहा है। तो पहले उन्होंने बड़ी लंबी छूट दी हुई थी कि आप 6 महीने तक भी, 7 महीने तक भी रिटर्न अगर आपका सप्लायर नहीं फाइल कर रहा तो आपको वो नहीं पूछते थे। फिर कहीं 6 मंथ में, 7 मंथ में जाके आपकी वैल्यू नेगेटिव में रिवर्स हो जाती थी। तो वो फिर आपके पास 2 ऑप्शन होते थे, तो या तो आप मजबूर करें अपने सप्लायर को रिटर्न फाइल करें, या बैलेंस अमाउंट आप पे करेंगे, तब अगली रिटर्न आप फाइल कर सकेंगे। लेकिन इस दफा आप ये सख्ती जो है ये मुड़ के बिल्कुल 1 महीने तक आ गई है। अब ये है कि नेक्स्ट अगर 10 to 15 डेज में आपकी रिटर्न फाइल नहीं होती, आपकी फाइल हो जाएगी रिटर्न, लेकिन अगर आपका सप्लायर जो है वो रिटर्न फाइल नहीं कर रहा, तो जैसे ही 10 से 15 दिन गुजरेंगे, आपकी वैल्यूज जो है वो नेगेटिव और आपको फौरन नोटिस सर्व हो जाएगा वहाँ। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो मैं इसी वाले से बात कर रहा था ना कि फिर ये चीज़ तो हार्डशिप क्रिएट करेगी, खास तौर पे फिर यहाँ तो पेमेंट करनी पड़ेगी, या अल्टीमेटली अगर कोई एक्सपोर्टर है रिफंड क्लेम कर रहा है, उसमें रिफंड की अमाउंट का इशू आ जाएगा, उसमें उसकी एडमिजिबिलिटी इफेक्ट करेगी। खैर एनी हो, आगे चलते हैं, उम्मीद है लेकिन इसमें इसमें आहिस्ता थोड़ी सी से। मैं एक गुजारिश ये ऐड करता चलूँ कि देखें, अगर आप सेल्स टैक्स टूल्स देखते हैं, वहां पे जी बड़ा ये वाजे है कि यकम को पोर्टल पे सेल्स टैक्स की रिटर्न अवेलेबल हो जाती है। रूल बिल्कुल। के मुताबिक आपको हर महीने, नेक्स्ट मंथ में आपको 10 तारीख तक अपना अनेक्चर सी सबमिट करना है। अच्छा, अनेक्चर सी सबमिट करने के बाद 15 से 18 तक आपने अपनी पेमेंट्स वगैरह क्लियर करनी है। तो ये वहां पे लॉ में दिया गया था, लेकिन पहले क्या था कि बहुत ज्यादा रिलैक्सेशन थी, इस पे इतना ज्यादा देख नहीं रही थी एफबीआर इसकी तरफ। लेकिन अगर जी फर्ज करें कल को वो इसी चीज के ऊपर सख्ती करते हैं कि नहीं जी, आपको हर सूरत में अपना अनेक्चर सी 10 तारीख तक सबमिट कराना आप लोगों के लिए लाजमी है, तो जाहिर है फिर जी ये एक और हार्डशिप हो जाएगी। लेकिन मेरा ख्याल है कि एफबीआर इस तरफ नहीं जाएगा। अभी तक फिलहाल जो है यही काफी हार्डशिप हो गई है कि अगर आपका सप्लायर जो है वो ड्यू डेट तक नहीं करा रहा, तो वैल्यू नेगेटिव हो जाती है। जी बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मैं देख रहा हूँ अभी हमारे पार्टिसिपेंट्स जो हैं वो उनकी तरफ से हैंड रेज नहीं हो रहा है, या तो उनको समझ, उनके क्वेश्चन जो है ऑलरेडी हमारी डिस्कशन से मीट हो रहे हैं। तो नहीं, आई आप होप चैट के भी देखें, चैट में जी, तो नहीं मैं चैट क्वेश्चंस। देख रहा हूँ, उसमें से जो क्वेश्चन है मैं साथ साथ देख रहा हूँ। अभी फिलहाल तो क्वेश्चन कोई नहीं आ रहा। खैर अभी मैं इमरान साहब की तरफ थोड़ा सा रुख करूँगा दोबारा से, इसी हमारी जो भी गुफ्तगू हो रही है इसी से रिलेटेड कि ये जो एक विद होल्डिंग का सेक्शन 236 जी और एच, अगर क्या ये बेहतर नहीं था हुकूमत इनके जरिए, जो ये भी तो ताजरी है ना, जो अभी रजिस्टर्ड नहीं है, इनको खूब कर लेती, बजाय इसके कि नया ये ताजर दोस्त की शक्ल में एक नया हवा खड़ा कर दें और पूरी इकॉनमी को एक दफा हिला दें। तो वहां से भी डाटा लेके तो उनको रजिस्टर किया जा सकता था। देखिए, एक चीज अभी खुरम साहब ने एक बड़ी प्यारी बात की, फिगर इन्होंने छोटी सी कोड की कि 5.5 मिलियन टैक्स रिटर्न फाइल हुई है। आपको जी पता है उसमें से 21 लाख लोग नॉन फाइलर हो गए थे यकम को। यानी कि वो 21 लाख उसमें से ऐसे थे जिन्होंने तो मतलब या लेट फाइल की थी या उनकी पिछली रिटर्न फाइल नहीं थी। तो अब दूसरी तरफ आप देखें, अगर आप इसी को कंपेयर करें एनटीएन होल्डर्स के साथ, पाकिस्तान में तकरीबन कोई 1.18 मिलियन एनटीएन होल्डर हैं, 1 करोड़ 18 लाख एनटीएन बने हुए हैं। पहले ही 1 करोड़ 18 लाख में से 55 लाख ने रिटर्न फाइल की, और उस 55 लाख में से भी 21 लाख वो थे जो डिफॉल्टर निकले। अब जरा थोड़ा सा इसको ब्रॉड एस्पेक्ट में देखें। आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, हमारे पास जब क्लाइंट आता है उसका सबसे बड़ा मसला ये होता है कि जी और तो कोई नहीं दे रहा, तो मैं ही टैक्स दूं। मैं क्यों दूं? तो सही है। इस सवाल का जवाब कैसे निकलेगा जब तक कि आप इस तरह की ब्रॉडनिंग के मेजर नहीं लेंगे, जो कि डिजिटल या फिजिकल मीन्स के जरिए इन लोगों को इकोनॉमी में लेके आएंगे। लेकिन छोटा दुकानदार, आप क्या समझते हैं, ये जो शॉपकीपर मार्केट में बैठे हैं, इनका टर्नओवर कम है? यकीन मानिए, एक मुनासिब साइज की फैक्ट्री से ज्यादा सेल होती है दुकान पे, अगर आप उसका टर्नओवर देखें, और वो सही टैक्स बात। 1 रुपया नहीं दे रहा। और ये वही सारी की सारी खपत है जो पीछे रजिस्टर्ड मैन्युफैक्चरर बैठा है, वो चीज बनाता है, दुकान पे भेजता है, दुकान वाला रजिस्टर्ड नहीं है। अब उसको भी समझ नहीं आती, मैं क्या करूं, फैक्ट्री वाले को, अगले को भी समझ नहीं आती। तो अगर आप इसका तो मैकेनिज्म बना देते कि वैल्यू एडेड टैक्स है क्या, हमारे हम्म, मुल्क में ये इतना ज्यादा क्यों है, 18% है, दुनिया में 5-6% है वैल्यू एडेड टैक्स। अब हमारे ज्यादा इसलिए है कि हमारे रजिस्टर्ड लोग कितने हैं। अब हम्म, फैसलाबाद को आप इंडस्ट्रियल सिटी कहते हैं, मैनचेस्टर कहते हैं, यहाँ पे आप सेल्स टैक्स रजिस्टर्ड लोगों की अगर तादाद निकालें तो प्रोबेबली 20-30 हज़ार निकलेगी सारी। और 20-30 हज़ार से ज्यादा दुकानें एक बाजार में है, 8 बाजारों में अगर आप चले जाएं। और सही कह मार्केट रहे इसी हैं। तरह आप देखें, देखिए मेरा लाहौर ऑफिस भी है। हम लोग लाहौर में आजम क्लास मार्केट है, ब्रांडस रोड है, कुछ मार्केट्स को हम लोग कवर कर रहे हैं, इसी ताजर दोस्त स्कीम के लिए अवेयरनेस दे रहे हैं लोगों को, वहाँ पे अपने फ्लायर शेयर कर रहे हैं। उन मार्केट्स में आपका क्या ख्याल है, कम कारोबार होता है?
उनके उनके वॉल्यूम को तो देखिए। और ये इतना बड़ा सेगमेंट है इकोनॉमी का जो कि टैक्स नेट से बिल्कुल बाहर है। तो इसको मैं तो देखिए जी, बिल्कुल अब्दुल कलाम साहब ने भी ये बात जिक्र किया है, शाम साहब ने बल्कि ये कहा कि अगर मुल्क की हालात बेहतर करने हैं तो आपको लोगों को टैक्स नेट में लाना है। टैक्स नेट में जब तक सही लोग आएंगे नहीं, ये आपके छोटे छोटे जो मैन्युफैक्चरर हैं, छोटे जो रिटेलर हैं, डिस्ट्रीब्यूटर हैं, ये सारे के सारे लोग ऐसे ही परेशान रहेंगे बिकॉज वो compete नहीं कर पाते मार्केट में। प्रॉब्लम कहाँ पे होता है? देखिए, टैक्स चोरी करने को किसी का भी इतना दिल नहीं करता। उसको भी पता है कि कल को मैं पकड़ा जाऊंगा, मैं तंग होऊंगा, हरेसमेंट है, बैंक अटैच हो गया, प्रॉपर्टी अटैच, गाड़ियां पकड़ के ले जाता है एफबीआर। आपको पता है आई क्या कुछ नहीं कर रहा, किस तरह एफआईआर हुई है, एफआईए के पास केसेस चले गए, मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस ट्रांजैक्शन की बेस पे खुले हैं। ये सारा कुछ हमारे सामने हो रहा है। उसका जो है खौफ कैसे खत्म होगा? वो तभी खत्म होगा ना जब उसे पता होगा यार ये पूरी मार्केट है, सारे के सारे इंडियन होल्डर हैं, सारे रजिस्टर्ड हैं, सारे तरीके से काम कर रहे हैं, बिल दे रहे हैं मुझे, 100 मिलियन तक की लिमिट भी लगी हुई है टर्नओवर की। मैं उस हिसाब से अपने अकाउंट को मैनेज कर लूंगा, छोटा मोटा काम मतलब सेट कर लूंगा। ये तो करना ही है, एक ना एक दिन तो ये होना ही है। अब देखिए, ये हमने एसआरओ 350 का जिक्र किया ना, तो ये जो उससे पहले डिजिटल इनवॉइसिंग का जिक्र हुआ, इंडिया में ये हमसे पहले लग चुका हुआ है सिस्टम। उन्होंने क्या किया था, उन्होंने लिमिट लगा दी थी, 50 मिलियन से ओवर एंड अबव जो लोग हैं वो इसमें आते थे। तो ये होना है सर, इसको पॉजिटिव एस्पेक्ट में देखना चाहिए। और लोगों को हमारा काम है बतौर एडवाइजर, जिस तरह ये प्लेटफॉर्म पे भी हम कर रहे हैं, कि लोगों को अवेयरनेस दें कि इसमें खौफजदा होने वाली या प्रेशर लेने वाली या इसको आप जिस तरह कह रहे हैं ना कि ये फंस जाने वाली कोई चीज नहीं है। ये आसानी के लिए किया जा रहा है। अदर देन दैट, दूसरा जो अब्दुल कलाम साहब ने जैसे जिक्र किया कि वो फाइलर नॉन फाइलर पे तो रगड़ा लग ही रहा है उनको ऑलरेडी। हर चीज लेने पे आप देखें ना, दो दो गुना तीन, बल्कि प्रॉपर्टी पे तो अब 10% तक चला गया टैक्स। वो टैक्सेशन देखें ना आप नॉन रजिस्टर्ड की कहाँ जा रही है। इसको पॉजिटिव वे में लें, और इस ब्रॉडनिंग में मेरा जाती ख्याल है कि हमें, फोरम साहब भी मौजूद हैं, टैक्स बार की नुमाइंदगी कर रहे हैं, हमें टैक्स बार के प्लेटफॉर्म पे भी इसको लेके जाना चाहिए। इसके जो अनोमलीज हैं उसको एड्रेस करें, जो इसमें प्रॉब्लम है, जो हमें रिटर्न फाइलिंग के प्रॉब्लम है, रजिस्ट्रेशन के प्रॉब्लम है, टैक्स जमा करवाने के तरीकाकार में अनक्लियर चीजें हैं, उसको क्लियर करवाएं और इसको स्मूथली रन करें, और एफबीआर के साथ इस मैकेनिज्म को डिस्कस करें। और इन लोगों को जो इसमें आ रहे हैं इनको थोड़ा फैसिलिटेट करवाएं। बल्कि ये तो गवर्नमेंट को चाहिए, ताजर दो स्कीमें इनको कुछ अरसे के लिए ऑडिट से कर दे एग्जाम। यदि आप अपना फाइल करें, जो आप अगर अपना टैक्स जमा करवा रहे हैं पूरा, हम 1-2 साल आपको नहीं पूछेंगे। तो इस किस्म की चीजें फर्दर आनी चाहिए इसमें, ताकि लोग आसानी से आए, आसानी पैदा होनी चाहिए। जी बिल्कुल सही कह अब्दुल रहे हैं। वासिफ इस तरह साहब के का बिग मेजर्स क्वेश्चन होंगे है, ना तो वो ले लें। डेफिनेटली जो है वो लोग इसकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसमें आप हमारे माशाल्लाह दोनों लर्नर पैनलिस्ट जो हैं, खुरम शहजाद साहब, इमरान मलिक साहब, आप एसोसिएट रिप्रेजेंट भी कर रहे हैं दो टैक्स बार्स को। तो डेफिनेटली ये इशू जो है वो टैक्स बार्स के लेवल के ऊपर, और पाकिस्तान टैक्स बार को इसमें इन्वॉल्व होकर इस तरह के मेजर्स मजीद ऐड करवाने चाहिए ताकि लोग इसकी तरफ ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्ट हों। अच्छा, अभी हमारे पास अब्दुल वासिफ साहब हैं, उन्होंने हैंड रेज किया है। काइंडली उनको अनम्यूट कीजिए। अली वासिफ, क्वेश्चन करना चाह रहे हैं, प्लीज। सर मैं अब्दुल सलाम साहब की बात से कनेक्टेड है। सर ने कहा था जैसे कि रजिस्ट्रेशन के लिए इनकम टैक्स की बात की है। सर रजिस्ट्रेशन तो सेल्स टैक्स में भी होनी चाहिए ना, वहाँ तो जैसे सिर्फ इनकम टैक्स में रजिस्टर्ड करा के तो काम नहीं चलेगा। अगर हम जो पॉइंट ऑफ सेल, डिजिटल इनवॉइसिंग और टैक्स की बात कर रहे हैं, तो सेल्स टैक्स में भी तो सर रजिस्टर्ड होना पड़ेगा ना। कोई बंदा अगर सिर्फ सप्लायर है, वो सिर्फ इनकम टैक्स के एफबीआर में रजिस्टर्ड है, तो उसको काम नहीं चलेगा। आपने स्टार्ट में कहा था कि यहाँ पर आप इनकम टैक्स की बात हो रही है। जी जी, आप सर एसआरओ 428 की बात कर रहे हैं। सर एसआरओ 350 350। जिसमें सेल्स टैक्स है, मगर नॉर्मली मैं जनरली स्पीकिंग कि ये जो हम्म। सारा हमारा कंक्लूजन है, हमारी सारा जो टॉपिक है वो ये भी है ना कि सेल्स टैक्स में भी वेंडर्स को रजिस्टर्ड होना पड़ेगा। जितने भी सेक्टर्स उन्होंने बताए हैं, अगर सिर्फ एफबीआर में इनकम टैक्स में रजिस्टर्ड होंगे तो सेल्स टैक्स वाले मामला कहाँ जाएंगे, जीएसटी लेकिन वाले मामला कहाँ जाएंगे? वो पता क्या है, जो एसआरओ 428 है ना, जो इंटीग्रेशन को डील कर रहा है, उसके अंदर जो सेक्टर्स है ना, वो सर्विसेज के हैं। तो वो सर्विसेज के अंदर जो सेक्टर्स हैं, वो ऑलरेडी उनमें से जैसे रेस्टोरेंट है, वो मेरे नॉलेज में है, वो ऑलरेडी इंटीग्रेटेड है। रिस्पेक्टिव जो कन्वेंशन है ना, उनके अपने structures हैं, उनके वो इंटीग्रेटेड है, तो वो आपको पता है ना, सर मेरा ख्याल है सर्विसेज जो है इंटीग्रेटेड वो। तो होंगे, मगर सर जैसे स्वैप है, पॉइंट ऑफ सेल है, ये पूरी चीजें तो कंप्लाई हम्म। नहीं हो रही होंगी। ये मेरा पॉइंट है। वो बेशक होंगे वो इंटीग्रेटेड, मगर ये सारी चीजें तो मेरा नहीं ख्याल स्वैप इन हाँ। 14 सेक्टर्स के ऊपर नहीं अभी आ रहा। स्वैप तो अभी नोटिफाई होगा कि वो किन किन लोगों के ऊपर होगा, कौन विद होल्डिंग एजेंट्स होंगे। जो जिक्र उन्होंने किया था, खुरम साहब ने, वो कहा था कि टेलकोस और हाईली जो डॉक्यूमेंटेड सेक्टर्स हैं वो होंगे। और मैंने जो राय दी थी वो ये दी थी कि जो डिजिटल जो इनवाइसिंग का एसआरओ आया है
FBR का, उसके अंदर चूंकि FMCG डिक्लेयर्ड हुआ है, क्योंकि स्वैप के अंदर डिजिटल इनवॉइस का जिक्र है, तो शायद वो सेक्टर्स पहले उठाए जाएं जो डिजिटल इनवॉइसिंग जिनके ऊपर मैंडेटरी कर दी गई है। तो ये मतलब मिक्स ऑफ ओपिनियंस थी। तो स्वैप में भी अभी नोटिफाई नहीं हुए अब्दुल बासित साहब? सर बस असल में पॉइंट ये था कि जो POS है और जो ये सारी चीजें हैं ये सेल्स टैक्स पे भी आएंगी ना आने वाले वक्त? आएंगी, सेल टैक्स में भी आ रही हैं, ऑलरेडी आ रही हैं। अगर आप देखें तो पॉइंट ऑफ सेल की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो Tier 1 रिटेलर के ऊपर तो ऑलरेडी जी इम्पोज जी है कि बिल्कुल है, उसमें वो Tier 1 रजिस्टर के होना ऊपर है। है। जी अगर आप सलाम Tier सर, 1 मैं थोड़ा ऐड कर दूं इसमें? जी 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 बिल्कुल। बिल्कुल जी। सर जी, मेरा इस पे ये है कि दोस्त थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हैं। बात ये है कि ये जो डिजिटल इनवॉइसिंग की बात हो रही है, ये बेसिकली वो POS और वो सेल्स टैक्स वाली रिटर्न ही सब बेसिकली इनवॉइस इशू होगी आपको। स्वैप को अभी आप थोड़ा सा मिक्स ना करें इसके साथ। स्वैप तो अभी इनिशिएट ही नहीं हुआ, अभी तो ये पता ही नहीं है कि किस सेक्टर से स्टार्ट होगा, और अभी तक FBR ये पता नहीं अगले 2025 में भी अभी कर पाएगा या नहीं। जी जी मैं आप समझ गया, अगर स्वैप तो डिजिटल अभी है ही। इनवॉइस के ऊपर रहेंगे तो डिजिटल इनवॉइस ही है कि सर वो सेल्स टैक्स ही है, बेसिकली वो सेल्स टैक्स इनवॉइस ही इशू होगी। ठीक है ठीक है सर। यहाँ पर डिजिटल इनवॉइसिंग से मतलब मैंने क्वेश्चन भी पूछा था स्टार्ट में, तो डिजिटल पेमेंट से मुराद तो नहीं है ना? मतलब इसमें पेमेंट कैश से भी हो सकती है ना? इसमें कोई ऐसा तो नहीं है कि डिजिटल पेमेंट ही करनी जी है सर, अगर ये मैं? अभी भी आप देखें ना कि जिन सेक्टर्स के अंदर जैसे रेस्टोरेंट्स हैं, आप जी रेस्टोरेंट जी पे जाते हैं, अब रेस्टोरेंट बाउंड है कि आपको सेल्स टैक्स इनवॉइस इशू करेगा अंडर PRA, बट आप पेमेंट तो कैश पे भी कर सकते हैं। जी सर, ठीक है ठीक है। जी अब्दुल वासित साहब, बहुत शुक्रिया। उम्मीद है आपका क्वेश्चन जो है होपफुली आंसर हो गया होगा। सर अभी मैं सेशन को कंक्लूड करना चाहूँगा, क्योंकि हमारे पास टाइम तो बहुत शॉर्ट है, लेकिन ये जो इतनी लाइवली डिस्कशन जा रही थी इसको अब कंक्लूड करने को दिल तो नहीं चाह रहा, लेकिन टाइम की मजबूरी है। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि अभी जैसा कि नई बोला ना सर ने कि हम काम कर रहे होते हैं और कोई ना कोई नया SRO आ जाता है। अभी नेक्स्ट इसमें बहुत सारे SROs आने वाले हैं, और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि FBR इसको हमें मायूस नहीं करेगा, और हम इंशाल्लाह बहुत जल्द दोबारा IFA के प्लेटफॉर्म से जो नए अमेंडमेंट्स आ रहे हैं, जिसमें अपील्स वगैरह का और कुछ अपील्स का चक्कर सिलसिला है सारा, उसको हम लेके एक नया जो है वेबिनार ज़रूर रखेंगे, ताकि हम अपने लर्निंग मेंबर्स को, तमाम पार्टिसिपेंट्स को, टैक्स फर्टर्निटी को इसमें अपडेट कर सकें। तो मैं आखिर में अपने पैनलिस्ट हजरात का और अपने लर्नर स्पीकर इमरान मुनीर साहब का तहे दिल से मशहूर हूँ कि उन्होंने पिफा को ये एजाज़ बख्शा कि अपने नॉलेज से हम सबको बाखबर किया, और तमाम पार्टिसिपेंट्स का जिन्होंने वतन निकाला और हमारे साथ ज्वाइन किया इस सेशन को लाइवली बनाने के लिए। और मैं उम्मीद करता हूँ पिफा के एंड पे तो हम इंशाल्लाह नए से नया वेबिनार लाते रहेंगे, और आप पार्टिसिपेंट्स भी हमें इस तरह से हमारे वेबिनार्स को रौनक बख्शते रहेंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया जनाब, एंड अल्लाह हाफिज़। थैंक यू। थैंक यू। प्लीज।